हाँ तो जी, कैसे हो आप सभी लोग? ग्रामर के तो वीडियो हो गए सारे अपने कंप्लीट। अब आप लोग क्या करना ना, उन वीडियोस को 1-2 बार दोबारा और देखना और थोड़े-सा अपना ये सिलेबस और पूरा हो जाए, बाकी जो बचा हुआ है उसके बाद एक ग्रामर का रिवीजन का वीडियो बनाएँगे। सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर पूरी ग्रामर अपने क्या करेंगे, रिवाइज़। और बाकी आप क्या करना ना, उन वीडियोस को देखने के बाद आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस भी करना। आप अपने स्तर पे प्रैक्टिस करो थोड़ी-सी ना उसकी। बाकी आपको देंगे शीट वीट, बट आप क्या करो, कोई भी जो भी बुक हो आपके पास ना इंग्लिश की ग्रामर की, उससे क्या करो, थोड़ी-सी आप प्रैक्टिस करो। जो भी जितने आपको 6 टॉपिक करवाए हैं, हर ग्रामर की बुक में आपको 6 टॉपिक मिलेंगे और हर किसी बुक के पीछे आपको उसकी एक्सरसाइज मिलेगी। तो आप लोग क्या करो, उस बुक में से उस वो ग्रामर की थ्योरी तो मत पढ़ना, बट क्या करना, उसके पीछे की एक्सरसाइज करके देखना बुक की, आपसे सारी हो जाएगी, है ना? और जितने भी जो भी कैसी भी किताब हो आपके पास, आरएस की हो, किसी और एग्जाम की हो, आप उससे प्रैक्टिस करना, आपसे सारी हो जाएगी, है ना? और थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस उसकी करते रहो। अब उसके बाद देखो, आज अपना जो टॉपिक है वो कौन-सा है? वो है लेटर राइटिंग, है ना? आज हम क्या सीखेंगे? लेटर राइटिंग। और देखो अपने कोर्स की क्या स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो डार्क किया हुआ है, ये तो सारा अपना क्या हो चुका? कंप्लीट। इतना, है ना? आज अपना क्या सीखेंगे? ये लेटर वाला पोर्शन, है ना? एक ही क्लास लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, लेटर को कंप्लीट। और देखो, आप ये जो 10 नंबर का लेटर है ना, इस क्लास को अच्छे से देखना, आपका एक भी तो डाउट नहीं रहेगा। किसी भी फॉर्मेट को लेके, किसी भी चीज को, मतलब इवन एक छोटे से कोमा को लेके भी आपका कोई डाउट नहीं रहने वाला है। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, सारे फॉर्मेट क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, है ना? और मतलब 10 नंबर में से मतलब काफी, मैं ये मान लो कि 10 नंबर पूरे तैयार करवा दूंगा आपके। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। बस ये देखो, ये इंडेक्स है, इसमें क्या है कि लेक्चर नंबर कौन सा है अपना, 15। और ये क्या छोटी सी इंडेक्स है, इसमें क्या कि हम टाइप ऑफ लेटर देखेंगे और क्या देखेंगे, मेन पार्ट्स ऑफ ए लेटर, एक जो लेटर होता है उसके मुख्य मुख्य क्या भाग होते हैं। और क्या देखेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे, लेटर को लिखने के क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, कैसे लिखना चाहिए, है ना? ये सब चीजें करेंगे। और क्या देखेंगे, उसके कुछ फॉर्मेट देखेंगे हम लेटर के। और देखो, अगर आपको मतलब किसी भी आरएस की किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप क्या कर लो, कनेक्ट सिविल्स का चैनल क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। इवन इसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगी, कनेक्ट सिविल के यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी। आगे चलते हैं, ये हमने कोर्स स्ट्रक्चर देख लिया, ये जितना भी डार्क ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका। और आज हम क्या करेंगे, लेटर। उसके बाद आज की एक क्लास के बाद लेटर क्या हो जाएगा, खत्म। और ये देखो क्या लिखा है, ए फ्यू रिक्वेस्ट, है ना? आप लोगों से क्या थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है? देखो आज तो स्पेशली ये रिक्वेस्ट आप मान के चलना, आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठना। आप बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो मतलब है, पीडीएफ में सब कुछ है, बट फिर भी आप क्या करना, कुछ नोट करना उसमें, है ना? जो कुछ भी मैंने बोला पीडीएफ में ना लिखा उसे जरूर नोट करना। और क्या करो, देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कनेक्ट सिविल्स। और क्या करो, देखो वीडियो पे कमेंट जरूर किया करो आप लोग। आप लोगों को कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, कैसा था कैसा नहीं था, आप उसका कमेंट जरूर किया करो, उसका फीडबैक जरूर दिया करो, क्योंकि फीडबैक से ही इंप्रूवमेंट कर पाएंगे हम भी। आप लोग भी तो क्या करते हो, देखो आप लोग क्या करते हो, टेस्ट सीरीज खरीदते हो, फिर क्या करते हो, टेस्ट लिखते हो, फिर टीचर आपको क्या देता है, फीडबैक देता है, उसी फीडबैक से आप क्या करते हो, इंप्रूवमेंट करते हो। तो इसमें आप भी थोड़ा फीडबैक दिया करो कि क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या नहीं करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट किया जाएगा। और क्या करना है, देखो सभी चीजों को क्लास के अंदर ही दिमाग के अंदर क्या कर लिया करो, अपने सेव कर लिया करो। थोड़ी सी थोड़ा सा लिमिट को क्रॉस करो, थोड़ा सा क्या करो, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। आप लोग एक वीडियो को एक बार देख के भी सब कुछ याद कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इवन ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसके अंदर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई घंटों लेके बैठ के रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छे से मन लगा के वीडियो भी देख लो ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और सारा अप्लाई हो जाएगा, ए टू जेड चीजें, है ना? और देखो ये क्या है कि प्रैक्टिस जरूर करनी है, अपने को प्रैक्टिस जरूर जरूर करनी है। और देखो क्या, टू गेट पीडीएफ, पीडीएफ लेने के लिए क्या करना है आपको, किसी भी वीडियो को क्या करना है आपको, या यूट्यूब, इसको कनेक्ट सिविल के यूट्यूब चैनल को कहीं भी, आपके व्हाट्सएप पे, आपके टेलीग्राम पे, या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या करना है, उसको शेयर करना है। शेयर करने के बाद क्या करना है आपको, उसका स्क्रीनशॉट लेके कहाँ भेज देना है, कनेक्ट सिविल्स के चैनल पे आप जाओगे तो यहाँ आपको लिखा मिलेगा लेट्स कनेक्ट इट। लेट्स कनेक्ट इट पे उस स्क्रीनशॉट को आप सेंड कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इतना सा तो आप कर सकते हो। देखो जब हमारे एंड से इतना ज्यादा किया जा सकता है, तो थोड़ा सा काम तो आप कर सकते हो यार, है ना? अब देखो, कोई हमेशा की तरह कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हम क्या देखेंगे, उसके एग्जाम का पैटर्न, यानी कि कम से कम पिछले 3 आरएस में आरपीएससी ने लेटर को किस तरीके से पूछा है पेपर 4 के अंदर, वो हम देखेंगे। वरना देखो उसके बिना हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि लेटर के तो बहुत सारे फॉर्मेट है और बहुत सारे टाइप का लेटर भी है।
कितने टाइप पढ़ेंगे हम? अब देखो आरपीसी ने क्या पूछा 2021 में, राइट ए लेटर टू द जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर ड्राइंग अटेंशन टू द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग नो वर्क नो पे कंप्लेनिंग अबाउट द बैंक एम्प्लॉइज हु वेंट ऑन स्ट्राइक। मतलब बेसिकली ये किसके ऊपर है? ये मतलब एक तरीके का फॉर्मल लेटर है। क्या है ये? फॉर्मल लेटर है, ऑफिशियल लेटर है। इसका मतलब आरपीसी ने 2021 में क्या पूछा? एक फॉर्मल लेटर पूछा, एक ऑफिशियल लेटर पूछा, है ना? अगला देखो, राइट ए लेटर टू द जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे दिल्ली डिस्क्राइबिंग द डिसकंफर्ट्स यू एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग ए रिसेंट जर्नी। यानी कि जो आपकी पिछली जर्नी थी उसके दौरान आपको क्या क्या दिक्कतें हुई, उसके लिए आपको क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है। यानी कि ये क्या है? एक कंप्लेंट लेटर है। यानी कि क्या कंप्लेन करोगे आप उसको कि ये प्रॉब्लम हुई सर, इनके अंदर आप क्या करो, सुधार करो। ये क्या है? कंप्लेनिंग कर रहे हैं आप, कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेनिंग लेटर है। अगला देखो, राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी एंड दी मॉस्किटो मिनेंस कॉज्ड बाय दिस। यानी कि ये भी क्या है? एक कंप्लेन का लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, फॉर्मल लेटर है, और इसमें आप क्या करोगे? कंप्लेन करोगे। यानी कि देखो, अगर आप पीछे आरपीसी का ट्रेंड देखो ना, तो मोस्टली आरपीसी आपसे क्या पूछ रही है? ऑफिशियल लेटर ही पूछ रही है। आप ऑफिशियल लेटर बोल दो, फॉर्मल लेटर बोल दो, या फिर क्या बोल दो उसको, कोई कंप्लेंट बोल दो, है ना? वो इसी टाइप के ही लेटर आपसे क्या कर रही है? बार बार कंटिन्यूअसली पूछ रही है। और इन सभी का पैटर्न भी ऑलमोस्ट कैसा होता है? सेम होता है। अब देखो, ये लिखा है, देखो देखो, जो लेटर का क्वेश्चन आएगा हमारा, वो क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर होगा 34। टोटल इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आएंगे? 34 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 34 क्वेश्चन आएंगे। और 34th नंबर क्वेश्चन क्या होगा हमारा? लेटर का। और कितने नंबर का होगा वो? 10 मार्क्स का होगा। देखो कितने नंबर का होगा, ये लिखा है देखो कोने में, कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा। यार 10 नंबर बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखो आप दूसरा कोई भी टॉपिक, कैसा भी छोटा सब्जेक्ट भी देखोगे ना, इवन मैनेजमेंट या खेल योगा कुछ भी, वो भी 20 नंबर का है। और उसके अंदर आपको कितना पढ़ना पड़ेगा? कम से कम 100 पेज पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ सिर्फ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एक लेटर पढ़ना है। और कितने नंबर का है ये? 10 नंबर का। सोचो कि इसका कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात देखो, आप इसको, मैं जैसे जैसे आपको रूल बताऊं वैसे वैसे ही आप लेटर को वहां एग्जाम के अंदर लिखना। एक उससे क्या फायदा होगा ना, एक तो आपको नंबर मिलेंगे 8 से ज्यादा, कम से कम 8 नंबर मिलेंगे। दूसरा आपको क्या फायदा होगा कि आप लेटर को बहुत कम समय में लिख दोगे। देखो, अगर आपने ऐसा किया, मानो कि आपने लेटर तो बहुत अच्छा लिखा, क्या किया आपने? लेटर बहुत अच्छा लिखा, बट आपने समय कितना ले लिया लेटर बहुत अच्छा लिखने में? 30 मिनट्स। नंबर भी मिल गए आपको 8। लेकिन सोचो आपने आधा घंटा लिखने में लेटर लगा दिया, तो वो 8 नंबर आपके काम के नहीं रहे अब इतने। तो हमें क्या सीखना है कि हमें लेटर तो लिखना ही है, नंबर भी 8 लाने हैं, और इस लेटर को इतना अच्छे से, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि हम इसे 3 से 4 मिनट में ही लिख दें। और मैं आपको बताऊं, आप अपने एंड पे प्रैक्टिस करोगे वो बात की बात है, बट आप इस क्लास को ध्यान से देख लो। मैं कह रहा हूं आप अच्छे से लेटर लिखना सीख जाओगे। जो जो स्टेप आपको मैं बताऊं ना, आप उसको अच्छे से फॉलो करना, एक एक पॉइंट को फॉलो करना। एक तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, दूसरा आप इतने कम समय में लेटर लिख दोगे, आप सोच भी नहीं सकते। और यार ये 10 नंबर की चीज है, आप ये मान के चलो। कितने नंबर की चीज है? 10 नंबर की चीज है। इसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इतना ज्यादा नंबर की, और इतनी आसान, पूरे आरएस के सिलेबस में कुछ भी नहीं है। पूरे आरएस के सिलेबस में इतने ज्यादा नंबर की चीज और इतनी आसान दूसरी कोई है ही नहीं, है ना? तो क्या करो, ध्यान से क्लास को देखो, है ना? चलो अब शुरू करते हैं आगे की क्लास अपनी। देखो, लेटर क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर तो आरपीसी के अंदर आप ये मान लो कि काफी समय से पूछा ही नहीं जा रहा है ना? और दूसरी बात ये कि इनफॉर्मल, जिसका नाम ही इनफॉर्मल है, उसके अंदर क्या होता है कि ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं। इसलिए आरपीसी क्या करती है, आपसे कभी भी इनफॉर्मल लेटर नहीं पूछती है। क्यों नहीं पूछती है? उसकी वजह क्या है कि उसमें उसका फॉर्मेट भी इतना फिक्स नहीं होता है, उसके अंदर ज्यादा रूल रेगुलेशन भी फॉलो करने के लिए नहीं होते हैं। तो आरपीसी क्या करती है, मोस्टली आपसे मतलब इनफॉर्मल लेटर पूछती ही नहीं है। आपसे आरपीसी हमेशा क्या पूछती है? फॉर्मल लेटर पूछती है। और ऐसा आरपीसी नहीं करती। मोस्टली जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं किसी भी टाइप का, वो मोस्टली क्या पूछते हैं? वो मोस्टली फॉर्मल लेटर ही पूछते हैं, इनफॉर्मल लेटर नहीं पूछते। तो आरपीसी के अंदर भी पिछले काफी टाइम से फॉर्मल, सॉरी, इनफॉर्मल लेटर आया ही नहीं है। तो देखो, इसको तो एक बार के लिए छोड़ो। दूसरा क्या बचा हमारा? फॉर्मल लेटर। अच्छा, इनफॉर्मल लेटर किसको लिखेंगे? इनफॉर्मल लेटर में किसको लिखते हैं? फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने फैमिली को लिखते हैं, किसी फैमिली मेंबर को लिखते हैं। तो ये सभी क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर होता है। उसमें ना तो आपको ज्यादा लैंग्वेज का ध्यान रखना होता है, ना ही ज्यादा रूल रेगुलेशन का ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने किसी दोस्त को लिख रहे हो, किसी फैमिली मेंबर को लिख रहे हो, तो आपको कोई भी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत
नहीं होती है। लेकिन देखो इसका तो नाम ही क्या है, फॉर्मल लेटर है। इसका नाम क्या है, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। क्योंकि ये आप क्या करोगे, आप किसी ऑफिस टू ऑफिस लिखोगे, किसी बिजनेस टू बिजनेस लिखोगे, तो उसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, फॉर्मेलिटीज बहुत करनी पड़ेगी, लैंग्वेज को बहुत सही से रखना पड़ेगा, एक एक शब्द आपको गिन चुन के तराश के लिखना पड़ेगा, है ना। देखो, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं। और देखो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप ये देखो, फॉर्मल ड्रेस क्या होती है, फॉर्मल ड्रेस वो होती है जो हम जब ऑफिस जाते हैं तब पहन के जाते हैं। इनफॉर्मल क्या होती है, हम घर पे पहनते हैं। इनफॉर्मल मतलब कि हम कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं घर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, धुले हैं तो भी ठीक है, थोड़े बहुत एक दो दिन पहले पहन रखे हैं मैंने तो भी चल जाता है। बट ऑफिस में क्या होता है, आपको एकदम सही से प्रेस करके एकदम सही से जाना पड़ता है ना। या फिर आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाते हो तो क्या करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी कि आप जो कपड़े घर में पहन रखे थे वही पहन के चले जाएंगे, नहीं, हमें थोड़ा सा फॉर्मली अपने आप को सही करके जाना होता है। बस वैसा ही है। इनफॉर्मल में क्या है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जैसा मर्जी वैसा लिख दो, फैमिली को लिख रहे हो, फ्रेंड को लिख रहे हो, बात खत्म। फॉर्मल में क्या है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा अब देखो, ये फॉर्मल लेटर कितने टाइप के होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं। पहला ही पहला ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर मतलब आप किसी ऑफिस को लिखोगे, ऑफिस टू ऑफिस लिखोगे, किसी ऑफिसर को लिखोगे, है ना। इसमें क्या क्या आते हैं देखो, कंप्लेंट आती है। कंप्लेंट मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई सैनिटरी प्रॉब्लम है, कोई रेलवे की प्रॉब्लम है, कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम है, कोई आपकी सिटी की प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को उस कंसर्न अथॉरिटी को आप जब लिखोगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लेंट बोलेंगे, कि आप क्या करो, शिकायती पत्र लिख रहे हो। और क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, उसमें कुछ रिक्वेस्ट भी हो सकती है। बट इन दोनों को बोलते क्या है, ऑफिशियल लेटर। क्या बोलते हैं इसको, ऑफिशियल लेटर। दूसरा देखो, लेटर टू दी एडिटर्स। एडिटर्स कौन होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, देखो जैसे आप तो आरएस की तैयारी करते हो, आप लोग तो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसमें एक संपादकीय आता है ना, एडिटोरियल बोलते हैं जिसको इंग्लिश में क्या होता है, एडिटोरियल। उसमें एडिटर क्या करता है कि किसी न्यूज को लिखता है, किसी कोई इश्यू है उसके बारे में लिखता है कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, वहां माइनिंग ज्यादा हो रही है, उत्तराखंड में बहुत माइनिंग होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे है ना। तो ये क्या होता है, लेटर टू एडिटर, यानी कि एक बात सोचो, जो एडिटर है उसको तो नहीं पता चलेगा ना सब कुछ कहाँ क्या हो रहा है। तो क्या करते हो, जैसे आप एक आम इंसान हो, आप क्या करते हो, उस न्यूज़पेपर के एडिटर को, यानी कि उस न्यूज़पेपर के संपादक को आप एक पत्र लिखते हो। पत्र लिखकर आप क्या बताते हो, वहां आपकी सोसाइटी में, आपकी सिटी में या आपके आसपास कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, आप चाहते हो उस प्रॉब्लम की तरफ पूरे देश का या कम से कम पूरे राज्य का ध्यान जाए, तो आप क्या करते हो, एक लेटर लिखते हो, किसको, एडिटर को, कि सर यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, लोग इतने तरीके से इस समस्या से जूझ रहे हैं, आप क्या करो, इस न्यूज़ को आपके न्यूज़पेपर में छाप दो। ताकि क्या होगा, हमारी तो बात कोई सुन नहीं रहा है, आप छाप दोगे तो क्या होगा, थोड़ा-सा प्रशासन क्या हो जाएगा, जाग जाएगा, थोड़ा-सा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इसलिए हम किसको लिखते हैं, लेटर टू एडिटर, संपादक को लिखते हैं। और देखो, हम अगर संपादक को कोई लेटर लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसमें बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको अपनी आवाज़ को बहुत लोगों तक पहुँचाना है। तो क्या करना है, संपादक को लेटर लिखना है, एडिटर को लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज को हमें यूज करना पड़ेगा, प्रॉपर सब चीजें एकदम सही से लिखनी पड़ेगी। फिर देखो, फिर है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन में क्या होता है, मान लो आपने कहीं कोई ऐड देखा जिसके अंदर क्या है, किसी जॉब के लिए किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट है और आपको लगता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो आप क्या करोगे, आपको जैसे स्कूल में किसी टीचर की रिक्वायरमेंट है, कॉलेज में किसी प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है, कंपनी में किसी मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको लगता है कि आपको उस जॉब की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, उस कंपनी के मालिक को या किसी भी सीनियर अथॉरिटी को आप क्या करोगे, लेटर लिखोगे कि सर ये मेरा नाम है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, है ना। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको देखो ऐसे मजाक में अपने थोड़ी लिख सकते हो, आपको बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, है ना। प्रॉपरली एक एक चीज लिखनी पड़ेगी सही से। तो वो क्या होता है, जॉब एप्लीकेशन होती है। फिर क्या बचे देखो, डील या फिर ट्रांजेक्शन लेटर, यानी कि बिजनेस लेटर एक तरीके से। अच्छा, बिजनेस लेटर क्या होते हैं, जैसे देखो आजकल क्या हो रहा है कि हम मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कुछ भी सामान मंगवाते हैं, मान लो एक बार के लिए, या फिर मान लो आप कहीं भी किसी भी दुकान से कोई सामान लेके आते हो, है ना। तो बाद में कोई गड़बड़ हो गई, कुछ और हो गया, तो आप क्या, जैसे कैमरा है, मान लो ये कैमरा कहीं से खरीदा, मान लो सर ने, तो अब मान लो इस कैमरे में कल को कोई दिक्कत हो गई, या कोई लैपटॉप है हमने खरीदा, उसमें कल को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या करेंगे, सर्विस सेंटर पे जाएंगे, सर्विस सेंटर वाला क्या बोलेगा कि सर आप एक काम करो, ये सारी प्रॉब्लम मुझे मेल में लिख कर दो, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। या फिर मान लो आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगवाया, फ्लिपकार्ट से मंगवाया, उसमें कुछ गड़बड़ निकल गई, आपने कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट किया, कस्टमर केयर वाला क्या बोलेगा,
कि सर आप एक काम करो कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमें मेल कर दो। हम क्या करेंगे, आगे सीनियर को मेल कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम हम रिज़ॉल्व कर देंगे। इस टाइप के जो लेटर होते हैं, क्या होते हैं? बिज़नेस लेटर होते हैं। ये तो एक प्रॉब्लम की बात होगी चलो। दूसरा ये देखो कि मान लो कोई कंपनी है, किसी कंपनी को दूसरी कंपनी से माल मँगवाना है बहुत सारा, तो वो भी उसको क्या करेगा? एक लेटर लिख के भेजेगा, है ना? ताकि वो रिकॉर्ड में रहे कि हमने क्या लेटर लिख के भेजा था और हमने क्या माल मँगवाया था, किस टाइप का कितना माल मँगवाया था। तो क्या करते हैं, एक लेटर लिख के भेजते हैं कि हमें 10 कंप्यूटर चाहिए, 10 लैपटॉप चाहिए, 5 कैमरे चाहिए, 10 केबल चाहिए, हमें इतनी-इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और आपका हम थोड़ा बहुत पैसा एडवांस भी भेज रहे हैं। इस टाइप का क्या होता है? लेटर लिखना होता है, बिज़नेस टू बिज़नेस लेटर होता है ना? तो ये क्या होते हैं? बिज़नेस लेटर होते हैं। कुल मिला के देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, उस तरीके के लेटर देखे आपने, है ना? फॉर्मल लेटर के अंदर ऑफिशियल लेटर देखा, लेटर टू एडिटर देखा, जॉब एप्लीकेशन देखा और बिज़नेस लेटर देखा। अब आपको इसके अंदर एक बात बताता हूँ, देखो इनफॉर्मल लेटर तो काट दिया, ये तो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आने की इसकी वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। दूसरी आपको एक बात बताता हूँ, देखो ये जो बिज़नेस लेटर है ना, ये भी बहुत टाइम से हमारे एग्ज़ाम में नहीं आए हैं, है ना? इनकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है और मोस्टली बिज़नेस लेटर पूछा नहीं जाता है ना? तो बिज़नेस लेटर भी हम क्या करेंगे? ज़्यादा नहीं देखेंगे, है ना? हम हमारे लिए 3 ही लेटर इम्पोर्टेंट है, जो हर बार आरएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कौन से? एक तो ऑफिशियल लेटर, इसमें भी कंप्लेन वाला, दूसरा लेटर टू एडिटर, तीसरा जॉब एप्लीकेशन। यानी कि हमें 3 ही लेटर के फॉर्मेट सीखने हैं, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। एक बार दोबारा दोहराओ, देखो ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन नौकरी के लिए क्या लिखनी है? एक एप्लीकेशन। ऑफिशियल लेटर में क्या करना है? कंप्लेन करनी है किसी प्रॉब्लम की और लेटर टू एडिटर संपादक को क्या लिखना है? पत्र। हम ये 3 ही टाइप के लेटर पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है? और इन्हीं में से आएगा और अपना पूरा काम अच्छे से हो जाएगा। चले आगे। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो अब ये जो पहला ही पहला पॉइंट लिखा है इसको पढ़ो, एवरीथिंग शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। ये क्या होता है? देखो आप कोई भी लेटर लिखो, कैसा भी लेटर लिखो, हमेशा लेटर में क्या करना है आपको? सब कुछ किधर होना चाहिए? लेफ्ट साइड में होना चाहिए। किधर होना चाहिए? लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ। जैसे ये पेज है, देखो मैंने पेज बना रखा है, इसमें ये लिख रखा है लेफ्ट, ये लिख रखा है राइट। सब कुछ किधर होना चाहिए? लेफ्ट में होना चाहिए। देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? योर लेटर शुड बी लेफ्ट अलाइंड। आपका लेटर किधर अलाइन होना चाहिए? लेफ्ट की तरफ, है ना? और देखो एंड दिस टाइप ऑफ लेटर इज कॉल्ड फुल ब्लॉक स्टाइल। अब आपको मैं समझाता हूं, देखो तो आरपीसी जिस पैटर्न को फॉलो करती है, लेटर के जिस पैटर्न को फॉलो करती है, वो कौन सा पैटर्न है? वो फुल ब्लॉक स्टाइल पैटर्न है, या फिर उसको क्या बोलते हैं? ओपन पंक्चुएशन स्टाइल भी बोलते हैं। देखो लेटर बहुत टाइप के होते हैं, फुल ब्लॉक स्टाइल होता है, सेमी ब्लॉक स्टाइल होता है, इस तरीके से बहुत सारी स्टाइल होती है। लेकिन हमें दूसरा किसी भी तरीके का स्टाइल ना सीख के हमें क्या करना है? हमें जो आरपीएससी या फिर हमारा जो राजस्थान बोर्ड है आरबीएससी, या फिर कौन है जो सीबीएसई बोर्ड है सीबीएसई, ये किस लेटर के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, हमें उसी लेटर के फॉर्मेट को सीखना है। तो वो कौन सा फॉलो करते हैं? फुल ब्लॉक स्टाइल को फॉलो करते हैं, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? ओपन पंक्चुएशन। फुल ब्लॉक स्टाइल या फिर ओपन पंक्चुएशन में क्या होता है कि हमें हमारे लेटर को लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन रखना होता है। पूरे लेटर को, पूरे कंप्लीट लेटर को किधर अलाइन रखना है? हमें लेफ्ट साइड की ओर। इस बात का मतलब क्या है? देखो कि हमें देखो सब कुछ किधर से शुरू करना है? लेफ्ट से ही शुरू करना है। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट का जो होता है ना योर्स फेथफुली या फिर सिंसियरली, उसको किधर लिख देते हैं? राइट में। वो गलत होता है, राइट में उसको नहीं लिखना होता है। सभी चीजों को किधर लिखना है? लेफ्ट में ही लिखना है सब कुछ। बस ये देखो, एवरीथिंग शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, योर लेटर शुड बी लेफ्ट अलाइंड एंड दिस टाइप ऑफ लेटर इज कॉल्ड फुल ब्लॉक स्टाइल या फिर ओपन पंक्चुएशन लेटर। देखो ओपन पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन होता है ये कोमा, ये फुल स्टॉप, ये कोई एक्सक्लेमेटरी साइन, इस टाइप की जो चीजें होती है ना, इनको बोलते हैं पंक्चुएशन। क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन, है ना? देखो ओपन पंक्चुएशन का मतलब ये जो लिखा है ना, इस स्टाइल को क्या बोलते हैं? ओपन पंक्चुएशन। ओपन पंक्चुएशन का मतलब ये होता है कि आपको आपके लेटर में किसी भी प्रकार की पंक्चुएशन नहीं लगानी है। इस बात का मतलब मैं समझाता हूँ, देखो क्या होता है। जैसे पहले क्या होता था ना, आप लोग मान लो लेटर लिखते थे तो ऐसे लिखते थे टू, टू लिखा, टू लिखते आप क्या लगाते? कोमा। फिर क्या लिखते हैं? टू द प्रिंसिपल, फिर क्या लगाते? कोमा। ये कोमा नहीं लगाना है। अब हमें किस स्टाइल का लेटर लिखना है? ओपन पंक्चुएशन लिखना है। ओपन पंक्चुएशन के अंदर ये कोमा नहीं लगते हैं, यानी कि अब आपको किसी प्रकार का कोमा टू के बाद, दा के बाद ऐसा कोमा नहीं लगाना है। अब देखो, अब मेन बात ये है कहने की कि अगर आपको ये याद रहे
कि लेटर का कैसा टाइप लिखना है, फुल ब्लॉक स्टाइल या फिर ओपन पंक्चुएशन, तो बहुत अच्छी बात है। ना याद रहे तो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि हमसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि आपका लेटर कौन सी स्टाइल का है। हमारा तो क्या करेंगे, वो उस लेटर को पढ़ के देखेंगे, लेटर कैसे लिखा है वो चेक करेंगे। तो बस आप तो इतना सा ही याद रखो, ये जो दिख रहा है ना आपको फोटो, आप तो इसको ध्यान रखो बस, कि हमें सब कुछ लेफ्ट की तरफ रखना है। सब कुछ किधर रखना है, लेफ्ट की तरफ रखना है, और कोमा कुमा नहीं लगाने हैं फालतू के। बस दो ही बात याद रखो, सब कुछ किधर रखना है, लेफ्ट की तरफ रखना है, और फालतू के कोमा नहीं लगाने। आगे चले। अब देखो, अब क्या लिखा है, मेन पार्ट्स ऑफ ए लेटर, यानी कि कोई भी लेटर होता है उसके मुख्य मुख्य क्या भाग होते हैं। देखो कोई भी लेटर होता है उसके 10 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 10 पार्ट होते हैं। ये 10 के 10 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, इन्हीं के ही नंबर मिलेंगे हमें। देखो पहला ही पहला पार्ट क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या होता है, भेजने वाले का पता। सबसे पहला जो लेटर का पार्ट होता है वो क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, बच्चे सेंडर्स एड्रेस लिखना ही भूल जाते हैं, या फिर उनको पता होता है लिखना भूल जाते हैं, या फिर उनको पता ही नहीं होता है। सेंडर्स एड्रेस लिखना बहुत जरूरी है, वरना आपके लेटर का इंप्रेशन बहुत गलत जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। तो सबसे पहले क्या चीज ध्यान में रखनी है, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। दूसरी चीज देखो क्या लिखी है, डेट। डेट मतलब दिनांक, तारीख। तारीख लिखना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि कोई भी लेटर होता है उसकी एक डेट होती है। बिना डेट के लेटर का कोई मतलब नहीं है, पता नहीं कब लिखा गया, कब रिसीव हुआ, कब उसका रिप्लाई बनेगा, है ना। तीसरी चीज देखो, रिसीवर्स डेजिग्नेशन। रिसीवर्स डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद। रिसीवर का मतलब होता है मिलने वाला, जो जिसको प्राप्त होगा लेटर, है ना, प्राप्त करने वाला। यानी जो लेटर को प्राप्त करेगा उसका पद क्या है, यानी वो क्या है, वो प्रिंसिपल है, वो मैनेजर है, वो कमिश्नर है, वो क्या है, वो एएन है, वो एक्सीएन है, वो क्या है, वो उसका क्या होता है, पद। रिसीवर्स डेजिग्नेशन। रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, उसका पद, है ना। और उसका देखो फिर उसका क्या लिखना है हमें, उसके नीचे उसका एड्रेस। क्या लिखना है, उसका एड्रेस, किसका, रिसीवर का। तो देखो याद करो, सबसे पहले क्या, सेंडर से एड्रेस, भेजने वाले का पता, दिनांक, तारीख, डेट। फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन, जिसको मिलेगा उसका पद और उसका पता, उसका एड्रेस। हो गए इतने, आगे चलो। आगे क्या है, देखो सब्जेक्ट। आगे क्या लिखा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आप लेटर किस विषय पर लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो लेटर, वो क्या होता है, उसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इतना छोटा और सही होना चाहिए कि जिसको वो लेटर मिले, किसी भी अधिकारी को, वो सब्जेक्ट को पढ़ते ही समझ जाए कि अब लेटर के अंदर नीचे लिखा क्या है। यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट बात कही जाती है, घुमा फिरा के हमें कोई बात नहीं बोलनी होती। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखना है हमारा इशू, कि जी प्रॉब्लम ये है ना। आगे चलो देखो, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, जैसे आप लिखते हो ना, सर, मैडम, डियर सर, डियर मैडम, ये क्या होता है, सैल्यूटेशन होता है, हाँ। बस इसको कैसे लिखना है, कैसे क्या नहीं लिखना, वो आगे सीखेंगे। और देखो मेन बॉडी या फिर कंटेंट, यानी कि लेटर के अंदर मेन बॉडी को कैसे लिखना है, यानी कि उस मेन कंटेंट को कैसे लिखना है। मेन बॉडी 5 नंबर की, फॉर्मेट 5 नंबर का है, तो मेन बॉडी इंपॉर्टेंट चीज है, उस मेन बॉडी को कैसे लिखना है। आगे देखो, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर देखो, कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है इंग्लिश में, एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है, प्रशंसा, है ना, किसी की प्रशंसा करना। और एक ऐसा ही वर्ड होता है इंग्लिश में, एक और होता है, वो होता है कॉम्प्ले। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक मतलब पूरा करने वाला। अब आपको एक बात बताता हूँ, देखो जो वर्ड है ना कॉम्प्लीमेंट, पूरक, इसमें कितने ई है, देखो एक ई है, एक ई है, यानी कि दो ई है। यानी कि एक ई दूसरे ई को पूरा करता है, एक ई दूसरे ई को पूरा करता है। कितने ई है, दो ई है। दो ई है तो एक दूसरे के क्या है, वो पूरक है ना। तो थोड़ा सा जोड़ के याद रख लो कि दो ई है तो ये क्या है, पूरक वाला है। और देखो ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, जिसमें आई है। जैसे देखो आपको वर्ड बताता हूँ, प्रशंसा की जगह याद रखो तारीफ। क्या होता है, तारीफ। तारीफ में क्या है ना, ई है, और कॉम्प्लीमेंट में क्या आई है, बस आई को इसे जोड़ के याद रखो कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो होता है तारीफ करना, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, है ना। तो देखो इसमें क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। क्लोजर मतलब क्या होता है, क्लोज मतलब बंद करना, क्लोजर मतलब खत्म होने वाला है। यानी कि अब मेन बॉडी लिखने के बाद आपको क्या करना है, लेटर को खत्म करना है। खत्म करने से पहले क्या करना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि आपको उसकी प्रशंसा करनी है। ये कॉम्प्लीमेंट्री वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है जो आपने सुना होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री ई वाला होता है, कॉम्प्ली। वो भी मैंने बड़ा बताया था ना, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। यानी कि आप कुछ और चीज लेने जाते हो, उसके साथ में अगर आपको कोई चीज फ्री मिलती है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। वो क्या होता है, उसका पूरक। और ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, प्रशंसा वाला। तो क्या करना है आपको, लास्ट में लेटर खत्म करते टाइम
उस जिस किसी भी ऑफिसर को आप लिख रहे हो उसकी थोड़ी क्या प्रशंसा करनी है कि सर आप अगर ऐसा कर दोगे तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूँगा। आई विल बी वेरी वेरी हाइली ऑब्लाइज्ड टू यू, है ना, फॉर दिस काइंड एक्ट, ऐसे थोड़ा-सा लिखना होता है। फिर देखो सेंडर्स साइन एंड सिग्नेचर, है ना? सेंडर क्या होता है? आप भेजने वाला, उसको अपने साइन करने हैं और क्या करना है, अपना एड्रेस या फिर अपना नाम लिखना है वहाँ पे। और देखो अब लास्ट में क्या चीज़ है, पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होती है बताओ? पोस्ट स्क्रिप्ट जो चीजें बच गई आपके लेटर लिखते समय, आप भूल गए लिखनी, उनको जो लास्ट में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट। और उसके बाद देखो एनक्लोजर या फिर एनक्लोज्ड। एनक्लोज का मतलब क्या होता है कि लास्ट में आप उस लेटर के साथ क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एनक्लोज कर रहे हो, क्या नत्थी कर रहे हो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नत्थी बोलते हैं, कि आप उसके साथ में क्या अटैच कर रहे हो। अटैच होता है ना कुछ, आप उसके, मान लो आपने कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के प्रूफ में आपने कुछ अटैच कर रहे हो, कुछ फोटो है, कोई वीडियो है, कोई कुछ भी है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनक्लोजर। एनक्लोज है ना, उसके साथ आप क्या एनक्लोज कर रहे हो, मतलब उसके साथ लेटर के साथ क्या बंद करके भेज रहे हो, है ना। तो ये कितने पार्ट हो गए, 10। देखो सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, 3 पार्ट। फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन। यानी कि मेन बॉडी तक आने से पहले पहले कितने पार्ट थे, 5। अब हम छठा नंबर किस पे पहुंचे, मेन बॉडी या फिर कंटेंट। फिर सातवां नंबर कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। आठवां नंबर सेंडर्स एड्रेस एंड साइन। फिर पोस्ट स्क्रिप्ट और फिर एनक्लोज्ड। ये देखो 10 पार्ट हो गए। अब आपको एक बात बताता हूँ, देखो हम इन 10 पार्ट को, एक एक पार्ट को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। अब ये तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है 10 पार्ट का, कि 10 पार्ट होते कौन कौन से हैं, है ना। हम क्या करेंगे, हम एक एक पार्ट को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल एक, मतलब एक पॉइंट को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी कवर करेंगे। क्योंकि देखो अभी क्या है ना, बहुत सारे बच्चों की ऐसे मतलब कंप्लेन है कि सर आरपीसी नंबर नहीं दे रही है ना, प्रेसी में हमें आधा नंबर देके छोड़ दिया। कोई बच्चा कह रहा है कि लेटर में सर 4 नंबर से ज्यादा आरपीसी दे ही नहीं रही है, मतलब मेरे को, मैंने 2-3 मेंस दे चुका। तो देखो अब मैं आपको आज लेटर लिखना सिखाता हूँ, एक बार आप इसको अच्छे से सीखो, फिर देखना कि क्या मैंने आपको जैसा सिखाया है, क्या आपने अपने लेटर को उसी के अकॉर्डिंग लिखा था क्या। आपको खुद पता चल जाएगा ना कि कहाँ थोड़ी सी कमी आपकी रही है, और उस कमी को इस बार अपना पूरा कर लो। अब देखो कितने हैं, ये 10 पॉइंट है। इन 10 पॉइंट को एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं, अपने एक एक पॉइंट को अच्छे से सीखते हैं। अब देखो पहला ही पहला पॉइंट क्या सिखाया था आपको, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। आप इन पॉइंट को सीखते चलो मेरे साथ, फिर हम लास्ट में लेटर भी लिखेंगे, ठीक है। अभी आप सीखते चलो सेंडर्स एड्रेस, यानी कि, और देखो बाकी आपने वीडियो जैसे देखे नहीं देखे, बीच में छोड़ दिए, किसी ने पूरे देखे, वो सब ठीक था। बट ये एक वीडियो मेरे कहने से ना, आप इसको पूरा देखना और कम से कम 2-3 बार देखना, अच्छे से इसके नोट्स बनाना। हालांकि आपको एक पीडीएफ आपके साथ शेयर कर देंगे, बट मैं फिर भी आपको एक बात कहूंगा कि आप इस टॉपिक के नोट्स अपने हाथ से जरूर बनाना, क्योंकि ये अकेला अकेला टॉपिक 10 नंबर का है। कितने नंबर का है, 10 नंबर का है ना। तो आप इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस को समझो। अब देखो क्या लिखा है, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। हम कभी भी लेटर को शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो भेज रहा है ना, सबसे पहले उसका पता लिखेंगे। किसका पता लिखेंगे, सबसे पहले भेजने वाले का पता, कि इसको भेज कौन रहा है। क्योंकि देखो जिस किसी को भी लेटर मिले उसको पता तो होना चाहिए ना, इसको भेजा किसने है। वो पता लास्ट में नहीं लगाना चाहिए, उसको उसको सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि लेटर कहाँ से आया है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, भेजने वाले के पता क्या होता है, उसका हाउस नंबर होता है ना। उसका क्या होता है, हाउस नंबर। अब देखो हाउस नंबर शुड बी फॉलोड बाय स्ट्रीट नंबर, कॉलोनी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। यानी कि देखो आप कभी भी जिंदगी में कोई भी एड्रेस लिखो, उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटी जगह लिखी जाती है। यानी कि सबसे छोटी जगह क्या है, आपका हाउस नंबर। फिर उससे बड़ी आपकी कॉलोनी, उसको लिख दिया। फिर उससे बड़ा आपकी सिटी, उससे बड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट, उससे बड़ा आपका स्टेट। यानी कि देखो अगर मुझे कोई एड्रेस लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 174 मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, है ना। ऐसे ही तो लिखूंगा, ऐसे थोड़ी लिख दूंगा 174 राजस्थान जयपुर मानसरोवर, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। या फिर ऐसा लिख दिया जयपुर मानसरोवर राजस्थान 174, तो ये गलत होता है। सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे छोटी चीज को लिखना होता है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। आप इस पैटर्न को प्रॉपरली फॉलो करना। आगे देखो क्या लिखा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर मोस्टली आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा। अब देखो आप बोलोगे कि सर ये सेंडर का एड्रेस हमें मिलेगा कहां से, सेंडर का एड्रेस आपको सवाल से ही मिलेगा।
आरपीसी जो क्वेश्चन बना के आपको देगी ना उसमें लिख के देती है ऐसे कि सपोज यू आर रघुनंदन त्रिपाठी, रेजिडेंट ऑफ अजमेर, है ना, यू आर फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन योर लोकेलिटी। तो आरपीसी ने आपको क्या लिख के दिया, आपका नाम रघुनंदन है, आप रहने वाले कहाँ के हो, अजमेर के हो, है ना। तो सेंडर्स का एड्रेस आपको कहाँ मिल जाएगा, क्वेश्चन से ही मिलेगा। देखो अगर क्वेश्चन से ना मिले तो फिर क्या करना है, तो फिर क्या लिख देना है, एग्जामिनेशन हॉल लिख देना है, वहां पे क्या लिख देना है ऐसा, एक्स वाई जेड कोमा ए बी सी, नीचे क्या लिख देना है, एग्जामिनेशन हॉल। समझ गए। अगर आपको आरपीसी सेंटर का एड्रेस दे तो वो एड्रेस लिखना है, अगर आरपीसी आपको एड्रेस ना दे तो क्या लिखना है, कोमा एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी लिख के क्या लिख दो, एग्जामिनेशन हॉल। बस आगे चलो देखो, एड्रेस हमेशा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट की ओर लिखना होता है। ये बात मैंने आपको बता दी। एड्रेस हमेशा क्या करना है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, सबसे छोटी से किधर जाना है आपको, लार्जेस्ट यूनिट की ओर जाना होता है। सबसे पहले सबसे छोटी चीज को लिखना है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। सबसे पहले आपका मकान नंबर, फिर आपके कॉलोनी का नाम, फिर आपकी सिटी का नाम, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर आपके स्टेट का नाम, है ना, ऐसे बड़े की ओर जाना होता है। अब देखो फर्स्ट लेटर, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सभी पॉइंट हमने पढ़े। अब ये तो फिफ्थ नंबर पॉइंट है ना, इसके आगे आप स्टार लगा लो मेरे कहने से ऐसे, क्योंकि एक बार के लिए आरपीसी का जो एग्जाम की कॉपी चेक करेगा ना, वो किसी भी चीज को माफ कर देगा आपकी। आपने कुछ भी लिखा वो आपको एक बार के लिए माफ कर देगा। बट देखो क्या है, फर्स्ट लेटर यानी कि प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर में ही लिखना है। यानी कि अगर प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, उसके फर्स्ट लेटर को कैसा लिखना है, कैपिटल में ही लिखना है। जैसे देखो आपको जयपुर लिखना है तो हमेशा जे को कैपिटल लिखना एड्रेस में, ऐसे ऐसी गलती मत कर देना, जयपुर का जे छोटा लिख दिया, जयपुर का जे छोटा लिखते ही वो आपके नंबर काट लेगा। बीकानेर का बी छोटा लिखते ही आपके नंबर काट लेगा। क्या करना है आपको, बीकानेर का बी बड़ा रखना है, जयपुर का जे बड़ा रखना है, राजस्थान का आर बड़ा रखना है हमेशा, राजस्थान का आर छोटा मत लिख देना ऐसे राजस्थान। आप ऐसी गलतियां बहुत ज्यादा करते हो, है ना, ऐसी गलती एकदम कसम खा लो कि ये गलती हमें नहीं करनी है। तो क्या करना है देखो कि जब हम एड्रेस लिखेंगे और उस एड्रेस में हम बहुत सारे नाम लिखेंगे, है ना, उन नामों का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल रखना बहुत जरूरी है। मालवीय नगर का एम कैपिटल लिखना है आपको, एन कैपिटल लिखना है, जयपुर का जे कैपिटल लिखना है, राजस्थान का आर कैपिटल लिखना है। ये छोटी छोटी चीजें इनको याद रखो, बहुत मतलब आपके नंबर बढ़ेंगे देखना। तो ये देखो मैंने एक एड्रेस लिखा है आपके सामने कि सेंडर्स का एड्रेस कैसा होगा, एक्स एक्स हाउस नंबर, हाउस का नंबर कुछ भी 74 हाउस नंबर कुछ भी लिख दो, फिर हीरापुरा, हीरापुरा का एच आपको बड़ा रखना है, एच क्या रखना है, बड़ा रखना है। फिर देखो मानसरोवर एक्सटेंशन, मानसरोवर एक्सटेंशन में मानसरोवर का एम कैसा रखना है, आपको बड़ा रखना है, इसको छोटा मत करना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। फिर देखो जयपुर का जे आपको बड़ा रखना है, ठीक है जी, और राजस्थान का आर आपको क्या लिखना है, बड़ा लिखना है। अब उसके बाद ये जो पिन कोड लिखे हैं ये कुछ भी लिख देना, 112223 4 कुछ भी आपकी मर्जी है, जो लिख दोगे वो सही है ना, बहुत सही लिखने की कोशिश नहीं करनी है। देखा, देखा आपने एक एड्रेस को कैसे लिखना होता है ना, ऐसे लिखना है इसको। और उसके बाद देखो, हाँ तीसरी बात देखो, फोर्थ नंबर पॉइंट क्या लिखा था, जहां तक कोशिश हो एटलीस्ट 3 लाइन्स में लिखना है। देखो एड्रेस को जहां तक कोशिश हो ना, आपको कितनी लाइन में लिखना है, 3 लाइन में लिखना है। अच्छा आप ऐसा पूछोगे सर ये कोई रूल है क्या, नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है 3 लाइन का, आप 2 लाइन में लिख दो तब भी ठीक है, आप 1 लाइन में लिख दो तब भी ठीक है। बट यार 1 लाइन में लिखा हुआ एड्रेस दिखने में अच्छा नहीं लगता है, वो क्या नहीं लगता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है। कम से कम 2 लाइन 3 लाइन में तो उसको लिखो, ऐसा भी मत करना कि आप 4 लाइन 5 लाइन बढ़ा दो, बट 2 या 3, 2 3 2 या 3 लाइन में उसको जरूर लिखो। अब जैसे ये देखो यहाँ पर जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये कितना सही लग रहा है ना आपको, कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये 3 लाइन में लिखा गया है। इसी को आप 1 लाइन में लिख दो बहुत खराब लगेगा आपको। मतलब कम से कम 2 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन, इतना तो होना ही चाहिए, है ना। आगे चले। तो देखो अब तक मैंने क्या बात की, मैंने बात की सेंडर को, सेंडर्स का एड्रेस लिखने की, यानी कि जो भेजने वाला है उसका पता आपको कैसे लिखना है। ठीक है, आप कुछ 3 लाइनों में लिखना है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर को बड़ा रखना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट की ओर लिखना है ना, बस पहले हाउस नंबर लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर मोहल्ले का नाम लिखना है, फिर क्या लिखना है, सिटी का नाम लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, अपना स्टेट। समझ गए।
तो हमने जो टोटल 10 पार्ट होते हैं एक लेटर के, उसमें से एक पार्ट सीखा कौन सा, कि भेजने वाले का पता कैसे लिखना है। और भेजने वाले का पता आपको जरूर 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 लिखना है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो वैसा लिख देना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो XYZ ABC एग्जामिनेशन हॉल ऐसा लिखना है, बट लिखना जरूर है। अब नेक्स्ट टाइम आपका पेपर जब भी होगा और मैं कॉपी देखूंगा, अगर उसके अंदर सेंटर एड्रेस नहीं लिखा मिला तो देखो सही नहीं रहेगा, है ना। आगे चलो देखो, डेट, अब क्या लिखनी है हमें, डेट। और आपको एक बात बताता हूं, देखो आपने जैसे ही एड्रेस लिखा, 3 लाइनों में एड्रेस लिखा, अब आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है। क्या करना है आपको, एक लाइन छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ के अब आपको क्या लिखना है, डेट लिखनी है, ऐसे, है ना। डेट लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ देनी है ना। क्या करना है आपको, एक एक लाइन छोड़ना है। तो भेजने वाले का पता लिखोगे वो तो तीनों लाइन एक साथ लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़ के क्या लिखनी है आपको, डेट लिखनी है। अब आप कहोगे कि सर एक लाइन छोड़ने का कोई रूल है क्या, कोई फिक्स है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। छोड़नी क्यों है, क्योंकि देखो एक लाइन छोड़ने से क्या हो जाएगा, आपकी वो चीजें थोड़ी अलग अलग दिखेंगी, थोड़ी सी क्लियरिटी ज्यादा आएगी, और एग्जामिनर को देखने में लेटर बहुत अच्छा लगेगा। जैसे देखो ये लेटर देखो, ये देखो इस लेटर को देखो, 3 लाइनें यहाँ है, फिर थोड़ी जगह छोड़िए, फिर एक लाइन है, फिर थोड़ी सी जगह छोड़िए, फिर एक लाइन है, फिर एक जगह छोड़िए, फिर लाइन है, फिर थोड़ी सी जगह छोड़िए। आप खुद है ना, इस फोटो को गौर से देखो, आपको दिखने में ही अच्छी लग रही होगी, जबकि कुछ भी नहीं किया हुआ, इसमें सिर्फ लाइनें खींची हुई है। उसके बावजूद आपको ये लेटर की तरह लग रहा है, देखो दिखने में ही सुंदर लग रहा है। देखो सिर्फ लाइनें खींची गई है, उसके बावजूद देखो आपको ये कितना अच्छा लग रहा है ना, एक लेटर की तरह दिख रहा है, गौर से देखो आप इसको। तो आप सोचो कि आप तो प्रॉपर लेटर लिखोगे, उसको अगर इस तरीके से लिखोगे तो कितना अच्छा लगेगा। उसका मतलब वो जितना सुंदर, जितना अच्छा लगेगा, उसका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, दिखने में जितनी ज्यादा क्लियरिटी होगी, एग्जामिनर आपको उतने ज्यादा नंबर देगा। तो बस मेरी तो देखो यही कोशिश आप लोगों के लिए, कि आप कहीं भी किसी भी तरीके से 1% भी कमी के साथ ना जाओ, है ना, अपने आप को पूरा तैयार करके जाओ। एक एक चीज, एवरीथिंग इज प्लान्ड, मतलब आपका सब कुछ प्लान होना चाहिए, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, है ना। बस आगे चलो देखो, एक लाइन छोड़ दी एड्रेस के बाद, अब क्या लिखेंगे हम, अब लिखेंगे हम डेट, है ना। अब देखो मैं आपको डेट लिखनी सिखाऊंगा। देखो आप कभी भी ऐसी डेट मत लिखना, ऐसी गलती कभी मत करना कि आप डेट को लिख दो ऐसे, या कुछ भी ऐसे। ऐसी डेट आपको लेटर में नहीं लिखनी है, ये डेट बिल्कुल गलत है। इस टाइप की डेट आपको लेटर में नहीं लिखनी है ना। एकदम पक्का याद रखना इस बात को, इनको तो काटो। अब देखो, तो सर लिखनी कैसी है, देखो लिखने के दो तरीके होते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन। अब देखो हमारा देश क्या था, पहले अंग्रेजों के अधीन था, तो हमारा जो स्टाइल है लिखने का वो कैसा है, ब्रिटिश है। यानी कि ब्रिटिश मतलब क्या है, कि हम पहले दिन लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं, फिर साल लिखते हैं। और अमेरिका वाले क्या है, वो ब्रिटेन ब्रिटिशों के जस्ट उल्टे थे, तो वो पहले क्या लिखते थे, पहले महीना लिखते थे, फिर दिनांक, और फिर साल। यानी कि देखो, लेकिन हमें किसको फॉलो करना है, हमें तो ब्रिटिश को ही फॉलो करते हैं, तो हम तो किसको फॉलो करते हैं, ब्रिटिश को। तो हम पहले क्या लिखेंगे, दिनांक 24 मई 2024, हमें इस तरीके से डेट लिखनी है ना, 24 मई 2024। या फिर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 24 मई 2024, इस कोमा को ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के बात ये देखो, हेलो, हेलो, कि आपको डेट कैसे लिखनी है, इस स्टाइल से लिखनी है, ना कि वो जो पुरानी स्टाइल है जो आप लिखते हो वैसे नहीं लिखनी है। दूसरी बात, अमेरिकन स्टाइल में आप लिख सकते हो, बट मेरी बात मानो, आप अमेरिकन स्टाइल में मत लिखना। लोग लिखते हैं, मैंने भी आपको सिखाया है, बट अमेरिकन स्टाइल में आप मत लिखना, क्योंकि देखो हम ब्रिटिश को ही फॉलो करते हैं सब कुछ, ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करते हैं। तो आप ब्रिटिश इंग्लिश के ही अकॉर्डिंग लिखना। क्या लिखना, पहले पहले लिखना दिन, फिर लिखना महीना, फिर लिखना साल। अब देखो दो डेट आपको लिख रखी ब्रिटिश स्टाइल में, 22 जून 2023, 22 जून 2023, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो दोनों में केवल और केवल मात्र का थोड़ा सा, क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस है, किस बात का, एक में तो एक कोमा है जून के बाद, और एक में कोमा नहीं है। तो अब एक बात देखो, एक्चुअली में तो यहाँ
कोमा नहीं होना ज्यादा सही है, क्योंकि हमारा जो लेटर है वो ओपन पंचुएशन है, फुल ब्लॉक स्टाइल का है, तो हमें कोमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि देखो मैं आपको एकदम सीधी बात बता दूं, आप एग्जाम में डेट ऐसे लिखना, सीधी की सीधी, बस खत्म, है ना, बस ऐसे लिखना, खत्म बात। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये वर्ड आप लिख भी सकते हो नहीं भी, इस बात का मतलब क्या, देखो इस बात का मतलब ये है कि आप कोई भी डेट लिखने से पहले ऐसा भी लिख सकते हो कि आप ऐसे लिखो, पहले ये लिखो डेट, फिर ऐसे लिखो 2022 जून 2024, वरना आप क्या करो, वरना आप सीधा डेट ही लिख दो ऐसे। दो स्टाइल है आपके पास लिखने की, यानी कि ये जो शब्द है ना डेट, इसको आप लिख भी सकते हो, इसको आप नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखने से पता चल जाएगा कि डेट लिखी है। बट फिर भी आप क्या करना है, ऐसे डेट लिखना पहले, फिर ये ये दो बिंदी है ना, ये कॉलन लगाना, और फिर क्या करना है, डेट लिखना प्रॉपरली। उससे क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, है ना। तो आप क्या करना, इस डेट शब्द को जरूर लिखना, DATE, डेट को जरूर लिखना। उसके बाद देखो डेट में कोमा लगा सकते हो नहीं भी, ज्यादा सही बिना कोमा के, ये ऊपर वाला सिखाया था ना आपको, ये वाला, ये ऊपर वाला, कि ज्यादा सही तो बिना कोमा के ही है। फिर देखो बिकॉज फुल ब्लॉक स्टाइल का लेटर ओपन पंचुएशन है, अमेरिकन स्टाइल आप फॉलो मत करना, मेरा काम तो ऐसे ही बताने का है जो मैंने बता दिया, वरना बच्चे बोलते कि सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वैसे भी तो लिख सकते हैं, बट उसको फॉलो नहीं करना होता है ना। अब देखो मैं आपको इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताता हूँ, ऐसे स्टार लगाओ, इसको ऐसे लिखो, उसमें एक बात आप जरूर याद रखना, आप डेट लिखते समय एक गलती कभी नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है, मई को ऐसे मत लिख देना आप, MAY में, ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत होगा, क्योंकि देखो मई एक नाम है किसका, एक महीने का, ये प्रॉपर नाउन है, तो इसका फर्स्ट लेटर तो कैपिटल ही होगा, MAY में। जून लिखना है तो क्या फर्स्ट लेटर तो कैपिटल ही होगा, दिसंबर लिखना है तो ऐसा दिसंबर मत लिख देना, एग्जामिनर नंबर काटेगा, फिर वो 2 नंबर देगा अच्छा लेटर लिखने के बाद भी, और आप ये कहोगे सर मैंने तो इतना अच्छा लेटर लिखा था उसके बावजूद उसने मुझे कितने नंबर दिए, 2 ही नंबर दिए, तो वो देगा क्यों, क्योंकि आपने बहुत छोटी 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 माइनर मिस्टेक कर रखी है और आपको दिख नहीं रही है वो। इन सभी गलतियों को हटा दो, फिर देखो वो कैसे नंबर काटेगा आपके, वो नंबर काट नहीं पाएगा, वो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर तो छोड़ो, वो 1 नंबर का 100वां हिस्सा भी नहीं काट पाएगा आपका ना, उसको देने पड़ेंगे। तो क्या करना है, दिसंबर का डी कैपिटल रखना है, दिसंबर का डी क्या रखना है आपको, कैपिटल रखना है हर हाल में, इस बात को कभी मत भूलना, समझ गए। कोई भी महीना हो उसके नाम का पहला लेटर क्या रखना है, कैपिटल आपको रखना है। बस ये डेट लिखने की पूरी स्टाइल है, आप पूरी डेट लिखनी सीख चुके हो। अब देखो मैं आपको एक डेट लिख के बताता हूँ, बस वैसी ही डेट वहां पे लिखना है एग्जाम में जाके, ऐसे लिखना है, देखो DATE डेट, ये लिख दिया, 16th, एक मिनट, 16th, कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलो ये जो ऊपर लिखी है ना डेट, ये देखो 22 जून 2023, इस टाइप की डेट लिखनी है, आगे डेट शब्द लिखना है आपको, आगे क्या करना है आपको, डेट शब्द लिखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है ना। हेलो सही तो है ना, हेलो हेलो हेलो, हाँ। अब देखो हो गई डेट पूरी, आगे चलते हैं, देखो क्या गड़बड़ हो जाती है पेंसिल के कभी कभी, कोई बात नहीं। अब देखो डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, सबसे पहले क्या लिखा, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, फिर क्या लिखी, डेट तारीख लिखी, फिर क्या लिखी, क्या लिखा, देखो डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, यानी कि जिसको ये पत्र मिलेगा प्राप्त करने वाले का डेजिग्नेशन क्या होता है, उसका पद और उसका एड्रेस। यानी कि देखो आपने प्रिंसिपल को लिखा है तो क्या लिखोगे, वो द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का एड्रेस लिखोगे, द प्रिंसिपल सेंट एंसलम स्कूल मानसरोवर जयपुर, है ना, ऐसे लिखते हैं, बस वो उसका पद हो गया और उसके नीचे क्या हो गया, उसका ऑफिस का एड्रेस। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ये क्वेश्चन से मिलेगा, है ना, इस बात का मतलब क्या है बताओ, ये क्वेश्चन से मिलेगा, यानी कि आपको सवाल में दिया होगा
क्या कि लेटर आप किसको लिखो, आप लेटर इस कंपनी के मैनेजर को लिखो, आप कमिश्नर को लिखो, आप एसपी को लिखो, आप मिनिस्टर को लिखो, आप प्रिंसिपल को लिखो, आप किसी रेलवे के अधिकारी को लिखो, वो क्या होगा वहां पे पहले से लिखा होगा कि आपको ये पत्र किसको लिखना है। यानी कि ये जो प्राप्त करने वाले का पद और उसका पता कहां से मिलेगा, आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा, क्वेश्चन से ही मिलेगा। फिर दूसरी बात, एटलीस्ट 3 लाइन्स में आपको लिखना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। कम से कम कितनी लाइन में लिखना है, 3 लाइन में लिखना है। फिर देखो, कैपिटल लेटर का पूरा ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर का पूरा ध्यान रखना है। अगर आपको द मैनेजर लिखना है तो टी बड़ा लिखना, आप क्या लिखना, टी टी बड़ा ही लिखना। मैनेजर का एम बड़ा लिखना, मैनेजर का क्या लिखना, एम बड़ा लिखना, है ना। इस बातों को, इन बातों को कभी मत भूलना। प्रिंसिपल लिखना है द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का पी हर हाल में आपको बड़ा लिखना है। अगर उसको छोटा लिख दोगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो किसी भी हाल में उसको छोटा मत लिखना, टी को छोटा मत लिखना। उसके नीचे उसका एड्रेस लिखोगे, जैसे स्कूल का नाम लिखोगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल जरूर रखना। उसके नीचे जयपुर लिखोगे, जे जरूर कैपिटल रखना। राजस्थान लिखोगे, राजस्थान का आर जरूर कैपिटल लिखना। अगर न्यू दिल्ली लिख रहे हो तो उसका एन और डी जरूर जरूर कैपिटल रखना। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखो, इससे पहले टू मत लिखना, आजकल प्रचलन में नहीं है। पहले क्या होता था कि हम टू लिखते थे, क्या लिखते थे, टू। पहले क्या लिखते थे, टीओ। अब देखो, आजकल हम टू नहीं लिखते हैं, यानी कि टू अब आपको नहीं लिखना है ना। टू को भूल जाओ, अब टू को बिल्कुल भूल जाओ। सीधा कहां से शुरू करो, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, द कमिश्नर, द वेस्टर्न रेलवे जोनल मैनेजर, सीधा वहीं से शुरू करो। टू मत लिखा करो, क्योंकि टू लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर ये समझ जाता है कि इस बच्चे को अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, कैसा लेटर होता है, फुल ब्लॉक स्टाइल का उसका नॉलेज नहीं है। यानी कि इसने कोई पुराना हिसाब से सीख रखा है और वैसे ये लिख रहा है उसको ना। तो टू क्या करना है, नहीं लिखना है। ठीक है, आगे चलो। डेजिग्नेशन शुड बी फॉलोड बाय ऑफिशियल एड्रेस। इस बात का मतलब क्या है पता आपको, कि पहले डेजिग्नेशन लिखना है, यानी कि पहले पद लिखना है द प्रिंसिपल, फिर उसके नीचे उसका क्या लिखना है, आपको एड्रेस लिखना है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा सीखने में चीजों को, बहुत कोई मुश्किल नहीं है ये सब चीजें, है ना। बहुत सिंपल सिंपल चीजें यार, एकदम कॉमन सेंस की सब बातें हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मतलब ये रॉकेट साइंस है जिसके अंदर आपको बहुत फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो, धुआंधार नंबर आएंगे आपके थोड़ा सा सीखने मात्र से। क्या आएंगे आपको, फुल नंबर मिलेंगे धुआंधार। और क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा सीखना है बस। 1 मिनट रुकना है, प्रॉब्लम। हेलो हेलो हेलो, है ना। हो गया, देखो 3 चीजें हमने सीख ली, क्या क्या। हमने सबसे पहले सीखा सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। फिर क्या सीखा हमने, डेट को कैसे लिखना है, डेट। फिर क्या सीखा हमने, रेसिपिएंट एड्रेस और उसका डेजिग्नेशन, यानी कि लेटर जिसको मिलेगा उसका क्या तो उसका पद है और क्या उसका एड्रेस है। सीख लिया इतना, आगे चलते हैं। अब देखो, अब किसकी बारी आएगी, सब्जेक्ट की। किसकी बारी आएगी, सब्जेक्ट की। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो सब्जेक्ट क्या करना, आप एकदम डायरेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट को देखते ही एग्जामिनर को पता लग जाना चाहिए कि ये इंसान किस टॉपिक पे बात कर रहा है आगे, यानी कि इसका आगे का लेटर किस बारे में है ना। देखो, दूसरी बात ये कि आपको जो आप सब्जेक्ट लिखोगे ना, वो बहुत ही छोटा, शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा सब्जेक्ट लिख रहे हो। दूसरी बात देखो, मैंने एक बात फील की है, मैंने बहुत सारे मतलब बच्चों को देखा ऐसे करते, वो सब्जेक्ट को लिखने में ही बहुत टाइम लगा देते हैं। यानी कि 5 मिनट से तो यही सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या लिखे, है ना। सब्जेक्ट में इतना समय नहीं देना होता है, सब्जेक्ट को तुरंत लिखना होता है, यानी कि विद इन 3 to 4 सेकेंड्स आपको सब्जेक्ट लिख देना है। जैसे देखो, मैं आपको सिखाता हूँ सब्जेक्ट की शुरुआत कैसे करनी है, वो देखो। अच्छा, इसमें बहुत सारे टाइप मैंने लिखे हैं, तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे ना, उस एक टाइप को आप मतलब उसी एक टाइप में आप लिखना शुरू कर देना। ऐसा नहीं कि सारे रटो आप बैठ के, ये सारे रटने नहीं है आपको। इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो देख लो। जैसे क्या, देखो, एक कंप्लेन अबाउट, अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी की इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम है, तो क्या लिखो, ए कंप्लेन अबाउट इरेगुलरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हो गया। या फिर क्या लिख दो, ए रिक्वेस्ट फॉर, है ना, ए रिक्वेस्ट फॉर,
या ए रिक्वेस्ट टू ओपन ए न्यू स्कूल इन दिस एरिया, कुछ भी ऐसे। वरना क्या देखो, ए काइंड रिमाइंडर ऑफ, अगर आपने पहले लेटर लिख रखा है उसका रिमाइंडर है तो क्या लिख दो, ए काइंड रिमाइंडर ऑफ। दूसरा देखो, ए एप्लीकेशन फॉर सैनिटरी प्रॉब्लम्स, है ना, एप्लीकेशन फॉर सैनिटरी प्रॉब्लम्स, या ए एप्लीकेशन फॉर डिस्कम्फर्ट्स आई डिस्कम्फर्ट्स फेस्ड इन रिसेंट जर्नी। बस छोटा सा लिखना है आपको। अगला देखो, ऑन द इश्यू ऑफ, ऑन द इश्यू ऑफ सैनिटरी, ऑन द इश्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कुछ भी, ऑन द इश्यू ऑफ ट्रैफिक प्रॉब्लम, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। लिखना कितना छोटा सा, देखो ये तो पहले से तैयार है, ऑन द इश्यू ऑफ, आपने पीछे क्या जोड़ा, सिर्फ ट्रैफिक प्रॉब्लम, बस। और देखो, टू या फोर या अबाउट या रिगार्डिंग, रिगार्डिंग टेलीफोन, सॉरी रिगार्डिंग ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, रिगार्डिंग सैनिटरी प्रॉब्लम्स, रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स, हाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, बस इस तरीके से आपको लिखना है। अब ये जो इतना आपको पढ़ा है ना सारा, इसमें से कोई कुछ एक दो याद कर लेना वो बहुत है, ऐसा मत करना कि आप सारा याद करने बैठ जाओ, है ना। सिर्फ क्या करना है आपको, इनमें से कोई एक दो याद कर लेना, बस दैट इज मोर देन इनफ। और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर देना, सब्जेक्ट लिख देना। सब्जेक्ट लिखना बहुत आसान काम है, सीधा क्या लिखा, रिगार्डिंग, क्वेश्चन को देखा, दो शब्द उठाए चिपका दिए, रिगार्डिंग सैनिटरी प्रॉब्लम्स, खत्म। इतना ही होता है सब्जेक्ट, बस लिख दिया, बात खत्म। अब देखो, शुरुआत ऐसे करनी है सब्जेक्ट की, यानी कि ऊपर जो लिखा है ऐसे तो सब्जेक्ट की करनी है शुरुआत, फिर क्या करना है, बाकी जो क्वेश्चन में दिया हो उसे यहाँ फिट कर देना है। बाकी क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन से एक दो शब्द को उठाने हैं और यहाँ पे क्या कर देने हैं, उनको फिट कर देने हैं। ये हो गया आपका सब्जेक्ट तैयार। अब देखो आपने कितनी चीजें लिखनी सीख ली, अभी तक आप मेन बॉडी में नहीं पहुंचो। भेजने वाले का पता लिखना सीखा, तारीख डेट कैसे लिखनी है आपने सीखी, रिसीवर से एड्रेस कैसे लिखना है, उसका डेजिग्नेशन कैसे लिखना है, कैपिटल रखना है, सब कुछ वो सीखा। फिर क्या सीखा, सब्जेक्ट कैसे लिखना है आपने सीखा। अब देखो आज के बाद आपको जिंदगी में कभी भी सब्जेक्ट लिखने में 3 सेकंड से ऊपर का समय नहीं लगना चाहिए। सीधा कुछ भी इनमें से एक उठा लो, कंप्लेन अबाउट या फिर रिगार्डिंग टू फॉर अबाउट, कुछ भी, और पीछे दो तीन शब्द लिखो, हो गया सब्जेक्ट आपका पूरा, है ना। बस आगे चलो। अब देखो, अब बारी सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखना है आपको, या तो आप क्या लिखो, डियर सर, ऐसे लिखो, देखो डियर सर या मैडम, या फिर क्या लिखो, डियर सर या फिर डियर मैडम, या फिर क्या लिखो, आप डियर भी मत लिखो, सीधा क्या लिखो, सर या फिर मैडम, वो भी चलेगा। यानी कि आप डियर सर लिखो, डियर मैडम लिखो, डियर सर या मैडम लिखो, ठीक है। आप सिर्फ सर या मैडम लिखो, वो भी क्या है, सही है। मतलब कुछ भी लिखो, सारा क्या है, सही है। देखो प्रॉब्लम क्या है वो देखो, नोट, रेस्पेक्टेड सर या मैडम नहीं होता है, ये सुपरफ्लूश होता है। यानी कि देखो रेस्पेक्टेड सर लिखना गलत है, क्यों, क्योंकि देखो अगर आप किसी को सर बोल रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको ऑलरेडी ही रेस्पेक्ट दे रहे हो। तो आपको दोबारा से रेस्पेक्टेड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर में ही रेस्पेक्ट छुपी है। जैसे देखो हिंदी में होता है ना, श्रीमान भजन लाल जी शर्मा। अब देखो अगर आपने श्रीमान बोल दिया ना, तो आपको भजन लाल जी बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या बोलो, श्रीमान भजन लाल शर्मा। या फिर श्रीमान मत बोलो, सिर्फ क्या बोलो, भजन लाल जी शर्मा, है ना, ऐसे। तो देखो वैसे ये है, अगर आपने सर लिख दिया, अब आपको रेस्पेक्टेड लिखने की जरूरत नहीं है। आपने मैडम लिख दिया, आपको रेस्पेक्टेड लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो अच्छा, रेस्पेक्टेड ये सुपरफ्लूस क्या होता है, इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। सर भी लिख दिया, रेस्पेक्टेड भी लिख दिया, ये तो क्या हो गई, ये तो जरूरत से ज्यादा इज्जत होगी सामने वाले की, है ना, इतनी भी नहीं करनी है। क्या लिखो, डियर सर, डियर मैडम, सर या फिर मैडम। अच्छा एक और बात बताऊं आपको, इस बात से आप कभी कंफ्यूज मत होना कि क्या लिखें। आप अपना डिसाइड कर लो, आपको लिखना क्या है, बस वही लिखना। आपने फिक्स कर लिया कि सर मैं तो सर या मैडम बस इतना ही लिखूंगा, बस वही लिखना फिर हमेशा। या फिर तो डियर सर या फिर डियर मैडम लिखूंगा, बस फिर वही लिखना, चेंज मत करना रोज रोज, वरना फिर क्या कंफ्यूजन रहेगा। बस जो लिखना है वो डिसाइड कर लो, फिर वही लिखो। आगे देखो, बाद में कोमा नहीं लगाना है। यानी कि कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं सर, मतलब ऐसे सर लिखेंगे और फिर क्या लगाएंगे, कोमा। ये कोमा गलत होता है। सर लिखने के बाद आपको कोमा नहीं लगाना है, मैडम लिखने के बाद आपको कोमा नहीं लगाना है। ये कोमा आपको लगाना ही नहीं है, भूल जाओ इसको, है ना। आगे चलो, आगे लिखा है, क्या लिखा है देखो, डी, क्या लिखा है,
आगे क्या लिखा है देखो, डीएसएम। डीएसएम का मतलब क्या है? डी मतलब तो डियर, एस मतलब सर, एम मतलब मैडम, यानी कि डियर या फिर सर या फिर मैडम। डियर का तो डी, सर का एस और मैडम का एम, ये कैपिटल होना बहुत जरूरी है ना। आप डियर सर लिखो वो भी सही है, अकेला सर लिखो वो भी सही है, सर या मैडम लिखो वो भी सही है, डियर सर या मैडम लिखो वो भी सही है, सब कुछ सही है। लेकिन गलत क्या है? अगर आपने डी छोटा लिख दिया वो गलत है, अगर आपने सर का एस छोटा लिख दिया वो गलत है, अगर आपने मैडम का एम छोटा लिख दिया वो बहुत बड़ी गलती है। ये गलती एग्जामिनर आपकी माफ नहीं करेगा और वो कुछ भी माफ कर सकता है ना। तो देखो इन छोटी छोटी चीजों का तो आप सख्त ध्यान रखो, यानी कि डियर का डी, सर का एस और मैडम का एम हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। आप एक मिनट, अब बस थोड़ा सा गड़बड़ क्या, कोई बात नहीं चलो, ठीक है। सैल्यूटेशन सीख गए? सैल्यूटेशन में आप कुछ भी लिखो, बट डियर का डी और सर का एस और मैडम का एम हमेशा क्या लिखना है आपको? कैपिटल लिखना है। वो हमेशा कैसा होना चाहिए? वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। हाँ, आगे चले, आगे देखो। अब देखो, अब बात करेंगे मेन बॉडी की या फिर कंटेंट। देखो मेन बॉडी तक आने से पहले पहले हमने कितने पॉइंट सीखे? 5। सेंडर से एड्रेस, डेट, रिसीवर से एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। अब किस में पहुंचे हैं? मेन बॉडी में, छठे नंबर पे, है ना। अब देखो मेन बॉडी, मेन बॉडी में क्या करना है? क्वेश्चन की हेल्प लेनी है। देखो आपको कुछ नहीं लिखना आ रहा है, क्या करना है? क्वेश्चन की हेल्प लेनी है, वहां से लाइनें उठानी है। दो तीन लाइनें क्वेश्चन में आपको मिलेगी, क्वेश्चन की हेल्प ले ली, वहां से लाइनें उठा के चिपका दी, कहा? मेन बॉडी में। ठीक है जी। दूसरा देखो, मेन बॉडी को जहां तक कोशिश हो पॉइंट्स में लिखना, और एटलीस्ट 6 पॉइंट लिखने हैं। देखो मेन बॉडी में आप क्या करना, पॉइंट लिखने की कोशिश जरूर करना, यानी कि बुलेट पॉइंट्स पे लिखने की कोशिश जरूर करना, कम से कम 6 पॉइंट डालना, वो बहुत सही रहेगा। उससे क्या ना, एग्जामिनर के दिमाग में वो उसको पॉइंट्स देखते ही उसका दिमाग साइकोलॉजिकली क्या करता है, ऐसा करता है कि थोड़ी ज्यादा नंबर देने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उसको क्लैरिटी दिखती है आपके आंसर के अंदर, है ना। आप किसी भी सब्जेक्ट में देखना, आप किसी भी आंसर को अगर पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे ना, तो आपको क्या मिलेंगे? ज्यादा नंबर मिलेंगे बजाय कि पैराग्राफ के लिखने के। तो आप मेन बॉडी में क्या लिखना? पॉइंट जरूर लिखना। और पॉइंट लिखने भी कितने हैं? कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखना, कम से कम 5 से 6 पॉइंट जरूर लिखना अपना। और दूसरी बात देखो, मैं आपको पॉइंट का क्यों कह रहा हूँ, एक तो देखो पॉइंट लिखने से नंबर ज्यादा मिलेंगे, दूसरी बात ये कि पॉइंट लिखने से क्या होगा ना, आपका टाइम भी बचेगा, उसके अंदर सब्जेक्ट वब्जेक्ट ये सब लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, सीधा बुलेट फॉर्म में होता है, तो आपका टाइम भी बचेगा। तीसरी बात ये, सेंटेंस छोटा लिखोगे, आप गलती कम करोगे, आपकी ग्रामेटिकल एरर भी कम होगी पॉइंट में लिखने से। चौथी बात ये कि पॉइंट में लिखी हुई चीज में एग्जामिनर भी ग्रामर की गलतियां नहीं निकालता है ना। तो आप पॉइंट में जरूर लिखना, और कितने पॉइंट लिखना? 6 पॉइंट लिखना, है ना। समझ गए? अब देखो बाकी मेन बॉडी में कैसे लिखेंगे वो आगे पढ़ेंगे, बट काम की चीज एक बार मैंने आपको इतनी सिखा दी, उसको याद रखना। मेन बॉडी होगी, उसके बाद देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में क्या लिखना है? थैंक यू, है ना, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या फिर विद रिगार्ड्स, है ना, ऐसे ऐसी चीजें हमें लिखनी है, बेस्ट विशेष कुछ भी। बट देखो इसके जो साइड में मैंने लिखा है ना, उसको देखो, ये गलती इतने मतलब बच्चे और कॉपियां, मतलब बच्चे और क्या, मतलब इवन बुक के राइटर, इवन मतलब ये जो मार्केट के अंदर जो सॉल्यूशन निकालते हैं ना पेपर का बाद में, जैसे बहुत सारी कंपनी के या बहुत सारी कोचिंग्स के जो सॉल्यूशन आते हैं, उनके अंदर भी ऐसी गलतियां होती है। वो ये गलतियां कैसे कर सकते हैं मुझे समझ में नहीं आता। थैंकिंग यू नहीं लिखना होता है, विशिंग यू नहीं लिखना होता है, अवेटिंग योर रिप्लाई नहीं लिखना होता है। कुल मिला के बात ये कि आईएनजी वाली कोई चीज नहीं लिखनी होती है यहाँ पे। थैंकिंग यू लिखना बहुत गलत है, नहीं लिखना है, बिकॉज इट इज ए हैंगिंग पार्टिसिपल एंड वी डोंट यूज हैंगिंग पार्टिसिपल इन आवर लेटर। क्योंकि देखो ये हैंगिंग पार्टिसिपल होता है, इसका यूज हमें हमारे लेटर में नहीं करना होता है हमें। और आपको एक बात बताता हूँ, कुछ बच्चे थैंक्स लिखते हैं, थैंक्स, थैंक्स भी नहीं लिखना है, थैंकिंग यू भी नहीं लिखना है। यार आपको क्यों लिखना है, जब मैं आपको एकदम सही बात बता रहा हूँ कि आपको थैंक यू लिखना है। आपको क्या लिखना है? थैंक
यू। आपको और चीजें इसमें सीखनी है तो मेरे को बताओ, मैं आपको और सिखाऊंगा कि थैंक यू का टी हमेशा बड़ा होना चाहिए। टी कैसा होना चाहिए? ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। वाई ऑलवेज स्मॉल होना चाहिए। ये जो थैंक यू का टी है ना, टी, ये ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए, वाई ऑलवेज स्मॉल होना चाहिए। सीखो ना आप। क्यों फालतू की चीजें लिख रहे हो? थैंकिंग यू, थैंक्स। मैं बहुत बार कॉपी में काटता भी हूँ, बट मैं कितना मतलब काट काट के तुम्हें सिखाऊं, इसलिए मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ। हमेशा याद रखना जिंदगी में थैंकिंग यू नहीं लिखना है, थैंक्स नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको? थैंक यू। थैंक यू का भी एकदम लिखने का सही नियम क्या है कि टी आपको लिखना है बड़ा और वाई लिखना है छोटा, है ना? इस बात को पक्का याद रखना। टी लिखना है बड़ा और वाई लिखना है आपको छोटा। थैंक यू, है ना? अब अगला देखो, विद रिगार्ड्स लिख सकते हो, सही है। विशिंग यू भी नहीं लिखना होता है क्योंकि इट इज ऑल्सो ए हिंग पार्टिसिपल। अवेटिंग योर रिप्लाई भी नहीं लिखना होता, आईएनजी वाला कुछ नहीं लिखना, छोड़ दो इन सबको। थैंक्स भी नहीं लिखना, थैंक्स भी यहाँ लिख लो और उसको काट लेना आप लोग। आप कॉपी और पेन लेके बैठे हो ना, उसमें लिखो थैंक्स भी लिखो और उसको काटो कि हमें क्या नहीं लिखना है, हमें कभी भी थैंक्स भी नहीं लिखना है। अब देखो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ए प्रॉम्प्ट रिप्लाई या फिर एक्शन फ्रॉम यू। ये लाइन एज इट इज थोड़ी सी याद कर लो यार, कुछ एक लाइनें क्या होती है याद करने की होती है, याद कर लो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ए प्रॉम्प्ट रिप्लाई या एक्शन फ्रॉम यू। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है त्वरित, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है वेरी सून या फिर जल्दी या त्वरित, है ना, बहुत जल्दी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ए प्रॉम्प्ट रिप्लाई फ्रॉम यू या फिर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ए एक्शन फ्रॉम यू, है ना? हो गया इतना? देखो क्या क्या सीखा हमने। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, मेन बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। अब किसकी बारी है? 8 नंबर पे। 8 नंबर पे सेंडर्स साइन एंड सिग्नेचर, यानी कि भेजने वाले का नाम और उसके साइन, साइन जरूर करना। ये देखो मैंने एकदम आप लोगों के लिए कितना प्यार से फॉर्मेट बना रखा है। इस फॉर्मेट को एक बार गौर से देखो और इसे ही फॉलो करो। इस फॉर्मेट को गौर से देखो और इसे क्या करो? फॉलो करो। कर लिया आपने? अब देखो क्या लिखा है, योर्स फेथफुली, है ना? क्या लिखा है? देखो, योर्स फेथफुली। अब आपको एक बात बताता हूं, आप लिखना हमेशा फेथफुली, कभी भी सिंसियरली विंसियरली मत लिख के आना। सिंसियरली, ट्रूली ये नहीं लिखने हैं आपको, सिर्फ क्या लिखना है? फेथफुली। फालतू की चीजें मत याद करो, फालतू की चीजें मत सीखो। सिंसियरली ट्रूली भूल जाओ इनको, क्या लिखना है? फेथफुली। हाँ, इसमें अगर और कुछ अच्छा करना है तो मैं आपको बताता हूँ क्या करो। योर का वाई हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये योर का वाई है ना, ये ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। और देखो, फेथफुली का एफ हमेशा क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, है ना? करना है तो ये करो यार। क्या कि योर, सॉरी, योर्स का वाई हमेशा क्या रखना है? कैपिटल। फेथफुली का एफ हमेशा क्या रखना है? स्मॉल। इसको याद रखो। फालतू की चीजें 10 चीजें याद रखने बजाय सही चीज को अच्छे से याद रखो। योर्स फेथफुली। नीचे देखो ये मैंने साइन का निशान डाला है ना, ये ऐसे ही नहीं डाला, साइन करने हैं आपको। करने कैसे है वो अपना ऐसे गुचमुच कुछ भी कर देना, बट करने जरूर हैं। यानी कि आपको साइन जरूर करने हैं, है ना? और उसके बाद देखो, और उसके बाद ब्रैकेट में खुद का नाम लिखना है। क्या लिखना है? खुद का नाम। और खुद की आइडेंटिटी भी लिख सकते हो थोड़ी बहुत, असली वाली नहीं लिखनी है, वैसे जैसी आपको सवाल के अंदर मिले वैसी। यानी कि ए सोशल वर्कर, ए सोशल एक्टिविस्ट, इस टाइप की कुछ आप क्या लिख देना, आइडेंटिटी भी लिख देना वहां पे, ठीक है? तो ये हो गया। जैसा देखो मैंने फॉर्मेट बना रखा है ना, उसी फॉर्मेट को फॉलो करना। वाई को कैपिटल रखना, एफ को स्मॉल रखना। हो गया इतना? उसके बाद देखो, पोस्ट स्क्रिप्ट एंड एनक्लोज्ड। अब देखो इसके नीचे क्या लिखा है, दोनों ही जरूरी नहीं होते, अगर कुछ हो तो लिख दो वरना छोड़ दो। अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, देखो पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है बाद में, स्क्रिप्ट मतलब उसमें कुछ लिखना। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है, देखो आज से बहुत साल पहले क्या होता था कि लैपटॉप नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, प्रिंटर नहीं थे, है ना? तो तब लोग क्या करते थे? लेटर हाथ से ही लिखा करते थे। आजकल तो लेटर का मतलब क्या हो गया? टाइप करना हो गया, बट पहले क्या होता था? लेटर हाथ से लिखते थे। वो लेटर लिखने का नियम क्या होता था? एक कागज ऊपर होता था, नीचे कार्बन होता था और उसके नीचे कागज और होता था। यानी कि जो भी आप ऊपर लिखोगे वो नीचे ऑटोमेटिक कार्बन कॉपी उसकी बनती जाती थी, है ना, छपता रहता था।
तो देखो उस समय क्या होता था, मानो आपने कोई लेटर लिखा, पूरा लेटर कंप्लीट हो गया, आपने साइन करके खुद का नाम लिख दिया विकास कुमार चौधरी। अब आपको याद आया कि यार एक पॉइंट लिखना मैं भूल गया। अब आपको क्या याद आया अचानक से कि यार मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया। अब आप उस पॉइंट को क्या करो, अब ऐसा थोड़ी कि पूरा लेटर दोबारा से लिखोगे, नहीं। अब आप क्या करते थे उस समय, उस एक पॉइंट को पोस्ट स्क्रिप्ट लिख के वहां ऐड कर देते थे, और उस लेटर को पढ़ने वाला समझ जाता था कि बंदा इसको भूल गया था पहले, इसने लास्ट में जोड़ दिया। लेकिन देखो आजकल क्या हो चुका है, जमाना बदल चुका है। आजकल हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, अगर कुछ भूल भी गए तो क्या कर देते हैं, टाइप दोबारा से कर देते हैं, है ना। तो आजकल चीजें चेंज हो चुकी है, इसलिए पोस्ट स्क्रिप्ट आजकल चलन में नहीं है, यानी कि लिखी नहीं जाती है। बट फिर भी मेरा काम आपको बताने का था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप मान लो कल को एसडीएम बन के, तहसीलदार बन के, आरपीएस बन के आप कहीं दूर जाओगे, कहीं वहां मान लो बहुत दूर दूर पोस्टिंग हो जाती है, ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाती है जहां ढंग का कार्यालय नहीं होता है, जहां लाइट नहीं होती है, बिजली नहीं होती है, जहां कंप्यूटर नहीं है, वहां से भी तो आपको अपना काम करना है ना। आपको पत्राचार करना पड़ेगा, आपको लेटर लिखने पड़ेंगे, तो वहां आपकी सब चीजें काम आएगी, है ना। ठीक है, ये तो हो गया पोस्ट स्क्रिप्ट, जिसकी आजकल कोई रिलेवेंसी बची नहीं है। उसके बाद आ गया एनक्लोज्ड, है ना। एनक्लोज्ड में क्या है, देखो इसमें क्या होता है ना कि आपने जो भी लेटर लिखा है उसके सपोर्ट में क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो, है ना, उसके साथ आप क्या और अटैच कर रहे हो, वो क्या होता है आपका एनक्लोज्ड होता है। यानी कि देखो, जैसे आपने सैनिटरी प्रॉब्लम के बारे में म्युनिसिपल पार्टी के कमिश्नर, वो जो भी अधिकारी होता है उसको लेटर लिखा, आपने साथ में क्या किया, वहां से कुछ फोटो खींच ली, है ना, गड्ढों की और की, या कोई भी प्रॉब्लम की उसकी फोटो खींच ली, और साथ में फोटो भी लगाई आपने कि देखो सर ये फोटो भी है साथ में, है ना। तो मेरी मतलब अपनी बात के प्रमाण भी है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी है। मान लो रेलवे में आप ट्रेवलिंग कर रहे थे तो बाथरूम की हालत बहुत खराब थी वहां, आपको वो उसको लेटर लिखना है डीआरएम को, है ना, रेलवे मैनेजर को। तो आप क्या करो, आप उस बाथरूम की फोटो खींच लो, और जब वो लेटर लिखो तो उस बाथरूम की फोटो भी साथ में लगाओ कि सर मैं साथ में फोटो भी लगा रहा हूँ, देखो। तो देखो, हमें यहाँ तो लेटर लिखना है, फोटो तो यहाँ हम लगाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, नाटक सारा ही करेंगे, मतलब कुल मिला के कि जो नाटक होना चाहिए ना वो कंप्लीट चलेगा अपना। यानी कि हम क्या करेंगे, एनक्लोज लिखेंगे, और उसमें क्या लिखेंगे, कुछ भी वीडियो है, फोटो है, या फिर क्या न्यूज़पेपर की कटिंग है, कुछ भी हम उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, वो सोचेगा एग्जामिनर चार बार कि बच्चे ने यार एनक्लोजर तक लिखा है लास्ट में ना। तो आपके नंबर जरूर जरूर बढ़ेंगे, देखना। चले, अब देखो, कुल मिला के बात ये है कि हमारे पॉइंट हो गए 10 पूरे। और कौन सा था पहला पॉइंट, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस। हर किसी पॉइंट के बाद, हर किसी पॉइंट के बाद आपको एक लाइन जरूर छोड़नी है। सेंडर्स एड्रेस एक लाइन छोड़ दी, डेट एक लाइन छोड़ दी, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस एक लाइन छोड़ दी, सब्जेक्ट एक लाइन छोड़ दी, सैल्यूटेशन एक लाइन छोड़ दी, मेन बॉडी, है ना, फिर एक लाइन छोड़ दी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, फिर एक लाइन छोड़ दी सेंडर साइन एंड सिग्नेचर, फिर एक लाइन छोड़ दी पोस्ट स्क्रिप्ट या फिर एनक्लोज्ड, है ना। अब आपको एक बात बताता हूँ, सही से चल नहीं रहा, थोड़ा गड़बड़ हो गई। ये सैल्यूटेशन लिखा है। अब ये जो सैल्यूटेशन का लास्ट पॉइंट ने क्या लिखा है, देखो ये मैंने वहां जान पूछ के नहीं पढ़ाया था। सैल्यूटेशन के नीचे से लेटर अलाइंड रखें, यानी कि देखो इस बात का मतलब क्या है कि आपने लिखा सर, आपने लिखा सर, जो भी है चलो ठीक है सर लिखा। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे ना कि पहले तो एक लाइन नहीं छोड़ेंगे, आप एक लाइन जरूर छोड़ना। बाकी फिर बच्चे क्या करेंगे कि यहां से लेटर लिखना शुरू करेंगे, ये नहीं, यहां से नहीं शुरू करना है। ये जो सर लिखा है ना, इस एस के नीचे से ही शुरू करना है आपको लेटर लिखना। कहां से शुरू करना है, क्योंकि आपका पूरा लेटर लेफ्ट अलाइन रहेगा, ऐसा नहीं है बीच में से शुरू कर देते। बच्चे क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं, ये सर लिखा, फिर क्या कर दिया, लेटर यहां से लिखना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे चलता है उनका लेटर, ऐसे, है ना। ऐसा लेटर नहीं लिखना है आपको, जहां सर लिखा है उसके जस्ट नीचे से ही क्या करना है, मेन बॉडी को शुरू करना है। सैल्यूटेशन के नीचे से लेटर अलाइन रखें, यानी कि ये लिखा सर और ये लिखा नीचे आपने मेन बॉडी का फर्स्ट लेटर, हाँ, बस।
अब देखो, अच्छा ये बात क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगी। ये देखो, अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा ही लेटर बनवा के मतलब लिख के लाया हूँ, छोटा सा जैसा भी है। आप देखो, फॉर्मल लेटर है ना। अब देखो, पहली पहली बात क्या, देखो एड्रेस लिखा, A74 भगवती नगर मानसरोवर एक्सटेंशन जयपुर, है ना। और देखो, एड्रेस आपको मिलेगा कहाँ से, क्वेश्चन से ही मिलेगा। और अगर ना मिले तो क्या लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल ABC XYZ। ठीक है जी सर। एक लाइन छोड़ दी जी। अब क्या लिखा, डेट। डेट कैसे लिखनी है, पहले लिखना है दिन, फिर लिखना है महीना, फिर लिखना है साल। डेट लिख दी, ठीक है सर। एक लाइन छोड़ दो, छोड़ दी। अब क्या लिखना है, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन कुछ भी उसका पद, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, कुछ भी, द कमिश्नर। टू नहीं लिखना है, टू क्या नहीं करना है, टू नहीं लिखना है। डेजिग्नेशन लिख दिया, उसका पद। अब उसके पद के नीचे उसके कार्यालय का पता, जो कि आपको सवाल से मिलेगा। ए ब्लॉक, हाई कोर्ट, जोधपुर, कुछ भी लिख दिया, ठीक है सर। अब उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, छोड़ दी सर। क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, बहुत ही शॉर्ट स्वीट डायरेक्ट होना चाहिए। छोटा सा सब्जेक्ट लिखना है, 3-4 सेकंड में लिख देना आपको फटाक देसी। रिगार्डिंग, कुछ भी इशू का नाम है जो लिख दो बस। रिगार्डिंग ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, बस हो गया सब्जेक्ट, है ना। ज्यादा ऐसा नहीं है कि 10 मिनट से सब्जेक्ट ही लेके बैठे हो आप, हो गया इतना। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। फिर क्या लिखना है, सर या फिर मैडम, लिख दिया। सर का S कैपिटल होना चाहिए, मैडम का M कैपिटल होना चाहिए। फिर क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है। और देखो, अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि जहां से सर को शुरू किया है ना, वहीं से ही लेटर शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैडम के बाद आप लेटर शुरू करो। बच्चे क्या करेंगे ना, ये जो मैडम लिखा है ना, इसके बाद लेटर शुरू करेंगे यहां से। ऐसा नहीं करना है। जहां से शर शुरू है ना, बस एक लाइन छोड़नी है, उसी के जस्ट नीचे से वहां से क्या करना है, आपको लेटर शुरू करना है। जगह छोड़ के लेटर शुरू मत करना, लेटर एकदम लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, लेफ्ट से ही शुरू करना है। अब देखो, अब ये जो लेटर लिखा है ना, इसके अंदर क्या बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं मैंने, लाइनें लिखी है, जो क्या है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड लाइनें हैं। आप उनमें से कुछ कुछ लाइनें उठा लो जो आपको अच्छी लगे वो, और उनको ऑलरेडी पहले से याद करके जाओ। देखो क्या लिखा है, मोस्ट ऑनरेरी, है ना, मोस्ट ऑनरेरी। या फिर क्या लिखना है, विद ड्यू रेस्पेक्ट। लिखना दोनों में से एक ही है, या तो मोस्ट ऑनरेरी लिख दो या फिर क्या लिख दो, विद ड्यू रेस्पेक्ट। दोनों में से क्या करना, लिखना आपको एक ही है। उसके बाद देखो, मोस्ट ऑनरेरी विद ड्यू रेस्पेक्ट, I would like to draw your kind attention towards the above mentioned subject. ये लाइन तो रट लो, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स दी अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट। आई वुड लाइक, मैं क्या करूंगा, पसंद करूंगा, टू ड्रॉ, आपका खींचना, क्या, योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान खींचना पसंद करूंगा, किस और, टुवर्ड्स, किस और, टुवर्ड्स दी अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, जो ऊपर जो सब्जेक्ट लिखा है ना मैंने, उसके अंदर जो मेंशन है उसकी तरफ मैं आपका क्या करूंगा, ध्यान खींचना पसंद करूंगा, है ना। I would like to draw your kind attention towards the above mentioned subject, है ना। is that, कुछ भी लिख देना फिर। अब देखो, अब क्या लिखना, पॉइंट लिखना है उसमें। क्या, उस पॉइंट में क्या लिखा है, देखो मैंने हिंदी में लिख के दिया आपको। क्या, उस पॉइंट में लिखा है, ये भी बता सकते हैं हु आर यू। आप उस पॉइंट में देखो, शुरुआत कैसे कर सकते हो, आप खुद के बारे में बताओ कि आप कौन हो, है ना। क्योंकि देखो फिर आपकी लेटर की खूब मेन बॉडी तैयार हो जाएगी कि आप हो कौन। आप क्या लिखो, आई एम रेजिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी, जो भी कॉलोनी आपको नाम लिखना, आई एम रेजिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, है ना। आई एम रेजिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी, फिर अपना नाम लिखो। माय नेम इज, कुछ भी ऐसे मतलब हाइपोथेटिकल नाम लिख देना, माय नेम इज राहुल, माय नेम इज दीपक, या कुछ भी, माय नेम इज XYZ, है ना, ऐसे। आई एम द रेजिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी, या आई एम द रेजिडेंट ऑफ दिस सिटी, माय नेम इज ABC, है ना। बस ऐसे लिख दिया, हो गया, एक पॉइंट बना, देखो कितना अच्छा। फिर देखो, डिटेल ऑफ प्रॉब्लम पॉइंट्स में लिखें। फिर जो जो भी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप लेटर लिख रहे हो, उस प्रॉब्लम की डिटेल को किस में लिखें, पॉइंट्स में लिखें वहां, है ना। डिटेल की प्रॉब्लम को किस में लिखें, पॉइंट्स में लिखें, है ना। लिख दिया, 5-6 पॉइंट बढ़ाना जरूर जरूर। फिर देखो लास्ट में क्या लिखना है, ये कुछ लाइनें आप इनमें से 1-2 लाइनें याद कर लेना। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल लुक इनटू, आप जरूर ध्यान दोगे किसमें, यू विल लुक इनटू द मैटर एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस मैटर की तरफ क्या दोगे, ध्यान दोगे। फिर सो, आई मतलब अगर अकेले के लिख रहे हो तो आई मैं, या फिर क्या लिख दो, वी, तो सो आई या फिर वी रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी स्टेप्स एज सुन एज पॉसिबल। तो मैं या फिर हम आपसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्या करो, नेसेसरी स्टेप्स, या फिर वो सॉरी नेसेसरी
स्टेप्स लो और उसका सॉल्यूशन करो एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। फिर देखो या और का मतलब या फिर ऐसा लिख सकते हो क्या, आई वी होप माई रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड वेरी सून। क्या क्या होगा कि मेरी रिक्वेस्ट को बहुत जल्दी स्वीकार किया जाएगा। आई वी होप आवर रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड वेरी सून। या क्या लिख सकते हो, यू विल डू एवरी पॉसिबल एफर्ट टू रीएड्रेस दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप हर संभव प्रयास करोगे। यू विल डू एवरी पॉसिबल एफर्ट टू रीएड्रेस दिस प्रॉब्लम, है ना। बस आगे देखो, वी या फिर आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, या फिर वी शेल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट। हम हमेशा के लिए आपके क्या रहेंगे, ऑब्लाइज का मतलब आभारी रहेंगे, है ना। वी शेल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू फॉर दिस एक्ट। आगे देखो, थैंक यू लिख दो, विद रिगार्ड्स लिख दो, बेस्ट विशेष लिख दो, विद बेस्ट विशेष लिख दो, सब क्या है सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन थैंकिंग यू लिखना गलत है, थैंक्स लिखना गलत है, विशिंग यू लिखना गलत है, वो नहीं लिखना है अपने को, ठीक है। आगे देखो, योर्स फेथफुली, थैंक यू का टी बड़ा होना चाहिए, वाई छोटा होना चाहिए। योर्स फेथफुली का वाई बड़ा होना चाहिए, एफ छोटा होना चाहिए। लिखना फेथफुली है, सिंसियरली नहीं लिखना है, ट्रूली नहीं लिखना है, क्या लिखना है, फेथफुली ही लिखना है। अब देखो, फिर क्या करना है, खुद के साइन, फिर ब्रैकेट बना के खुद का नाम, फिर नीचे कोई भी आपकी छोटी मोटी आइडेंटिटी, यानी कि आप क्या हो, आप सोशल वर्कर हो या कुछ कुछ भी हो, आप मतलब सोशल एक्टिविस्ट हो, कोई नेता हो, कुछ भी हो आप, तो वो आपको लिख देना है। आगे चले, ये तो हो गया एक लेटर, यानी कि फॉर्मल लेटर। अब देखो, सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए वो देखो, जैसे अबाउट नॉइस पोल्यूशन, रिगार्डिंग नॉइस पोल्यूशन, छोटा इतना देखो, अबाउट नॉइस पोल्यूशन, रिगार्डिंग नॉइस पोल्यूशन, ए कंप्लेन ऑफ नॉइस पोल्यूशन, कुछ भी, बस लिखना इतना सही है। देखो और क्या, अबाउट इन सैनिटरी कंडीशंस, अगला ए कंप्लेन अबाउट इन सैनिटरी कंडीशन, ऐसा भी लिख सकते हो ना, ए कंप्लेन अबाउट इन सैनिटरी कंडीशन, ए कंप्लेन अबाउट नॉइस पोल्यूशन, कुछ भी लिख दो एक कंप्लेन करके ऐसे, ठीक है। और बस इतना सब्जेक्ट आपको लिखना है। अब देखो, डिफरेंट बॉडीज ऑफ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर की और बॉडी देखो, यानी कि आपको देखो जो लाइनें सिंपल लगे वो लाइन उठा लेना और हमेशा के लिए उनको रट लेना, वो चिपकानी है आपको। वो आपको क्या करनी है, वो लाइनें चिपका देनी है वहां लेटर आते ही। देखो क्या लिखा है, डियर सर मैडम लिखा, ठीक है। अब लेटर को शुरू कहां से करना है, उसी कोने से, विद ड्यू रेस्पेक्ट, या तो विद ड्यू रेस्पेक्ट लिखना है या फिर मोस्ट ऑनररी लिखना है कि विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स ए burning challenge, towards a burning challenge of our locality, fix a line, towards a burning challenge of our city, towards a burning problem, burning challenge of our state, towards a burning challenge of our nation, कुछ भी प्रॉब्लम हो, लाइन फिक्स है। which has made our life uncomfortable, उस प्रॉब्लम ने हमारी जिंदगी को क्या कर रखा है, हमारी जिंदगी को अनकंफर्टेबल बना रखा है। विच हैज मेड आवर लाइफ अनकंफर्टेबल, ये हो गया इतना देखो। फिर देखो, द प्रॉब्लम इज दैट, द प्रॉब्लम इज दैट, अब आगे क्या करो, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो, कहां से, सवाल से। द प्रॉब्लम इज दैट द सैनिटरी कंडीशंस आर वेरी पुअर इन आवर लोकेलिटी, है ना। द प्रॉब्लम इज दैट इलेक्ट्रिक सप्लाई इज नॉट रेगुलर इन आवर सिटी, the problem is that noise pollution is increasing day by day in our city, कुछ भी लिख दो आप, यहां तक का फिक्स है, चार लाइनें फिक्स हो गई। पांच छह पॉइंट खुद के लिख देना, चार लाइनें नीचे की और बता दूंगा, हो गया आपका लेटर कंप्लीट। 3 मिनट से कम समय में आप वहां लेटर लिख दोगे, आप लेटर ढूंढ के लिखोगे, लोग छोड़ के आएंगे। आप एक बार और सुनो मेरी बात, देखो, आप लेटर ढूंढ के लिखोगे, लोग लेटर छोड़ के आएंगे, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। आपकी जिंदगी बदल जाएगी इस बात से। लोग लेटर से भागेंगे और आप लेटर ढूंढ के लिखोगे कि लेटर कहां है यार, पहले वो तो लिख दूं, 10 नंबर वो तो पक्के कर दूं। अब बहुत आगे निकल जाओगे। देखो आगे क्या, देखो, ओइंग टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के कारण क्या हो रहा है, वी हैव टू फेस ए नंबर ऑफ डिफिकल्टीज, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। आवर लाइफ ऑलवेज सीम्स इन डेंजर, हमारी जिंदगी हमेशा हमें खतरे में नजर आती है। इफ एक्शन इज नॉट टेकन इन टाइम द सिचुएशन विल गेट वर्स,
अगर एक्शन नहीं लिया गया टाइम पे तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, और बुरी हो जाएगी, बदतर हो जाएगी, है ना। बस ये लाइनें फिक्स याद कर लो थोड़ी बहुत। अगला देखो, देयरफॉर you are requested to take immediate action in the matter, therefore you are requested to take immediate action in this matter। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप सारी लाइनें याद कर लो, जो जो आपको अच्छी लगे वो लाइनें याद कर लो बस, है ना। आगे देखो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सच एक्शन, है ना। फिर वही थैंक यू, योर्स फेथफुली साइन करने हैं, नाम लिखना है, खत्म। सेम ही तो है बस। अगला देखो, एक बॉडी और सिखाता हूं आपको। तीन चार बॉडी आपको बताइए ना, जो बॉडी आपको अच्छी लगे वो ले लो, है ना। जिस बॉडी की जो लाइन अच्छी लगे वो उठा लो, दूसरी लाइन किसी और बॉडी की उठा लो। मतलब किसी का भी जो अच्छा लगे वो आप ले लो, है ना। देखो, सर या मैडम, मोस्ट ऑनरेरी, it is a serious regret for all of us that we all have been facing issue of sanitary problem। कुछ भी लिख देना, जो आपको लगे वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। दिस सीरियस ट्रेजिक इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन आवर रेगुलर लाइफ। जो भी प्रॉब्लम है, ये हमारी जिंदगी में दिन दिन बढ़ती जा रही है। फिर क्या लिखो, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है ना उसके 5-6 पॉइंट बना के चिपका दो। यहाँ हो गए काम, आगे चलो। इट हैज बिकम ए सीरियस ट्रबल इन आवर रेगुलर लाइफ, ये हमारी रेगुलर लाइफ में सीरियस ट्रबल बन चुकी है। वी हैव कंप्लेन्ड ऑफन, हमने बहुत बार कंप्लेन की है, बट गॉट नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, बट संबंधित अधिकारियों से हमें कोई भी मतलब रेस्पॉन्स नहीं मिला है। सो यू आर हार्टली रिक्वेस्टेड, सो यू आर आपको दिल से क्या की जा रही, रिक्वेस्ट टू मेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। क्यों, टू मेड या फिर टू इंप्रूव द सिचुएशन, सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए एज सुन एज पॉसिबल। और लेना क्यों है, फॉर द वेलफेयर, किसकी भलाई के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, गर्ल्स, पीपल, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स। जो आपको अच्छा लगे वो लिख देना, है ना। जो लाइनें अच्छी लगे वो उठा लो, जो लाइन सिंपल लगे वो उठा लो, वो लिख दो। आई होप माई रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड सून। ऐसे करके 5-7 लाइनें आप उठा के तैयार रखो, चिपका देना तुरंत वहां, और कोई दिक्कत नहीं होगी। बीच के 6 पॉइंट हो गए ना। अब देखो, अब देखो, मैंने आपको फॉर्मल लेटर पूरा सिखा दिया। मैंने आपको क्या कर दिया, फॉर्मल लेटर पूरा सिखा दिया, यानी कि ऑफिशियल लेटर पूरा सिखा दिया। कंप्लेन वंप्लेन कैसे लिखनी है सब कुछ आपको सिखा दिया। अब क्या सीखेंगे, लेटर राइटिंग क्या करेंगे, फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन फॉर जॉब। दो टाइप और सीखेंगे, जॉब का और लेटर टू एडिटर। बस इतने में आपका काम हो जाएगा, फालतू की चीजें आपको नहीं सीखनी। जॉब में भी क्या करना है, ऊपर वही सेंडर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़नी है डेट, फिर क्या लिखना है, रिसीवर एड्रेस और उसका डेजिग्नेशन, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा है, देखो, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम लिखना है, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ पीजीटी टीचर, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ यूडीसी। जो पोस्ट हो उसके लिए लिख देना। अगला देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, सॉरी, सैल्यूटेशन, सर या मैडम। आप लेटर को शुरू करो नीचे से, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, यही लाइनें लिखना, ऐसे कैसे याद कर लो। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसके रेस्पॉन्स में। डेट और लिखना उसकी, डेटेड की, वो आपने कब देखा था, डेटेड 21 जून 2023। फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर टीचर, जो भी पोस्ट हो, फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, फॉर द पोस्ट ऑफ सीए, फॉर द पोस्ट ऑफ सीएस, फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्नीशियन, कुछ भी हो लिख देना आप, है ना। फॉर द पोस्ट ऑफ दिस दिस दिस, है ना। इन योर डिस्टिंग्विश्ड स्कूल, अब यहाँ तो स्कूल है तो स्कूल लिख दो। इन योर डिस्टिंग्विश्ड कंपनी, कंपनी हो तो कंपनी लिख दो। इन योर डिस्टिंग्विश्ड फैक्ट्री, फैक्ट्री हो तो फैक्ट्री लिख दो। जो अच्छा लगे वो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एस्पिरेटेड, मैं इच्छुक हूं किसका, आई एस्पिरेटेड टू ऑफर माई कैंडिडेचर, यानी कि मैं अपना मतलब उसके उसके लिए खुद को एलिजिबल मानता हूँ, और मैं उसका क्या हूँ थोड़ा सा। हो गया इतना, आगे चलो देखो, जो लाइन अच्छी लिखी है वो उठा लो।
आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस रैंक, यानी कि मुझे इस रैंक के काम करने का कितना एक्सपीरियंस है, 7 years का। यहाँ कुछ भी लिख दो, 2 years का है, 3 years का है, 1 year का है, 10 years का है, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिसेंटली आई वॉज वर्किंग इन ए क्वाइट रेपुटेटेड स्कूल। पिछले दिनों मैं किस में काम कर रहा था, एक क्वाइट रेपुटेटेड स्कूल, मतलब अच्छी स्कूल में मैं नौकरी कर रहा था। कौन सी? गोयनका पब्लिक स्कूल इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में गोयनका पब्लिक स्कूल में मैं क्या कर रहा था? जॉब कर रहा था, है ना। बताओ ना अपने बारे में कि पीछे मैं तो वहां नौकरी करता था, है ना। अब आपके स्कूल में अप्लाई करना चाहता हूँ। पहले मैं दिल्ली में पढ़ाता था, अब मैं जयपुर में शिफ्ट हो गया हूँ, तो यहाँ पढ़ा लूंगा ऐसे। आई वॉन्ट टू सर्व, मैं क्या करना चाहता हूँ? सर्विस करना चाहता हूँ। माई अनटायरिंग सर्विस, अनटायरिंग मतलब कभी ना थकने वाली। टायर मतलब क्या होता है? थकान। अनटायरिंग कभी ना थकने वाली सर्विस। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। फॉर योर प्रीमाइसेस, है ना। अनटायरिंग, आई वांट टू सर्व माय अनटायरिंग सर्विस फॉर योर प्रीमाइसेस, या फिर फॉर योर कंपनी, फॉर योर स्कूल, कुछ भी। आई एम ए डायनेमिक यंग मैन। मैं क्या हूं? मैं डायनेमिक यंग मैन हूं। डायनेमिक मतलब बहुत सारी चीजें आती है मुझे। आई एम ए डायनेमिक यंग मैन विद प्लीजेंट मैनर्स, यानी कि मेरे मैनर्स भी बहुत ही प्लीजेंट, बहुत अच्छे सौम्य स्वभाव का हूं। एंड गुड पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी भी कैसी है? बहुत अच्छी है। आई ऑलवेज सीक ट्रेजर वेयर आई कैन लर्न एंड इनहांस माई नॉलेज। मैं ऐसी ऐसी मतलब चीजें, जगह ढूंढता रहता हूँ जहां मैं क्या कर सकूं, अपना नॉलेज बढ़ा सकूं और क्या कर सकूं, चीजें सीख सकूं, है ना। ऐसे खुद की क्या करनी है आपको? थोड़ी सी प्रशंसा करनी है ना। उसके बाद देखो, आई विल ट्राई टू प्रूफ माई सेल्फ एन एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है? मैं एक एसेट के रूप में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू प्रूफ माई सेल्फ एन एसेट फॉर योर कंपनी, फॉर योर स्कूल, कुछ भी, फॉर योर फैक्ट्री, कुछ भी, फॉर योर बिजनेस, कुछ भी लिख देना वहां पे। फॉर योर प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई एम गिवन ए चांस। इफ आई एम गिवन ए चांस का मतलब अगर मुझे चांस दिया जाता है तो मैं आपकी कंपनी के लिए खुद को एसेट के रूप में प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अगला देखो, एज आई एम क्वाइट यंग एंड एनर्जेटिक, जैसा कि मैं क्या हूं? बिल्कुल यंग हूं और एनर्जेटिक हूं, है ना। आगे देखो, एंड हैव अ कंसिडरेबल नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी कि मेरे पास क्या कंसिडरेबल मतलब ठीक ठाक ज्ञान भी है इस पोस्ट का। तो आप क्या करो? मुझे सेलेक्ट कर लो, है ना। आगे देखो, आई एम एनक्लोजिंग ए कॉपी ऑफ माई सीवी, मैं अपने सीवी की कॉपी भी लगा रहा हूं। फॉर योर परयूजल, परयूजल का मतलब क्या होता है? ध्यान से पढ़ने के लिए। फॉर योर परयूजल यानी कि आप उसको देख लेना। एंड काइंड कंसिडरेशन, और आप क्या करना? मेरे कैंडिडेचर को कंसिडर करना, यानी कि मेरी बात को क्या करना? थोड़ा सा ध्यान में रखना, कंसिडर करना उसको। अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मतलब ऐसा क्या? दैट आई शैल वर्क विद, मैं काम करूंगा विद अटमोस्ट फुल सिंसियरिटी के साथ एंड डेडिकेशन के साथ, आपके सेटिस्फेक्शन तक, अप टू योर सेटिस्फेक्शन। जब तक आप सेटिस्फेक्शन, आप सेटिस्फाइड हो जाओ तो वहां तक मैं क्या करूंगा? आपकी कंपनी के लिए बहुत मेहनत करूंगा। फिर लास्ट में वही थैंक यू योर्स फेथफुली, नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है, बात करना है। बस, बाकी सेम है। अब देखो, सीवी बनाना, देखो वो कह रहा ना मैं सीवी लगाऊंगा अपना, तो सीवी कैसे बनाते हैं? देखो, सीवी बनाने के लिए आप वहां बहुत ज्यादा सोचने मत लग जाना। सीधा सीधा क्या लिखना? कैंडिडेचर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। अब वो भी मत सोचना कि क्या लिखूं, जो याद आ रहा है वो लिख दो फटाफट। कैंडिडेचर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ऐसा कुछ भी फटाफट लिख दो। एड्रेस लिख दो खुद का। और क्या लिख दो? क्वालिफिकेशन लिख दो, एक्सपीरियंस लिख दो, कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रखा है, दो तीन लिख दो। एक्सपेक्टेड सैलरी लिख दो, कितनी सैलरी चाहिए, कुछ भी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जरूर लिखना एक्सपेक्टेड सैलरी। जो पॉइंट आपको याद आए वो फटाफट वहां 5-6 पॉइंट लिख के छोड़ देना, वो हो गया आपका सीवी तैयार। मैरिटल स्टेटस क्या है? सिंगल हो, मैरिड हो, नेशनलिटी क्या है, ईमेल क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, रेफरेंस नेम क्या है। क्योंकि देखो, आप ये सिर्फ एक लेटर लिख रहे हो, आप सच में कहीं अप्लाई नहीं कर रहे हो कि आप बहुत सीरियस हो जाओ कि सर मैंने ये कर रखा है, ये नहीं कर रखा है, ये एक्सपीरियंस है, ये नहीं है। ज्यादा सीरियस नहीं होना है। जो समझ में, जैसे समझ में आए वहां याद आए, फटाफट लिख के सीवी इस टाइप का तैयार करके छोड़ देना, बस, है ना। फिर देखो, एक जॉब एप्लीकेशन और सिखाता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है? सेंटर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन सर या मैडम। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, अगर ये सिंपल लगे तो ये वाला याद कर लेना, पिछले वाला सिंपल लगा तो वो याद कर लेना। लाइन है वो 5 7 10 याद कर लेना, बस कंप्लीट है। In reference to the advertisement dated 5 November 2022 in the daily newspaper for the post of the, है ना, name of the post, I want to apply for this post because I have all essential qualifications and work experience regarding the post। यानी कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं और मेरे पास सारी जरूरी जरूरी क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है इस पोस्ट के लिए।
द डिटेल्स आर गिवन बिलो, मेरी डिटेल नीचे दे रहा हूं मैं, क्या करना, रिज्यूमे बना देना। इफ आई एम अपॉइंटेड हेयर आई विल डू माई बेस्ट, अगर मेरे को आप अपॉइंट करते हो तो मैं क्या करूंगा, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना क्या करूंगा, अपना बेस्ट करूंगा, है ना। आगे देखो, ऐसे लिख देना, और देखो सिंपल से लिख दिया, बस खत्म बात। और इसमें लास्ट में करना क्या है, वो थैंक यू योर्स फेथफुली नाम अपना साइन तो वो तो करना ही है। हाँ अब देखो, अब सीखेंगे लेटर टू एडिटर। हमने क्या क्या सीखा, फॉर्मल लेटर में ऑफिशियल लेटर सीखे, जॉब वाले सीखे, अब लेटर टू एडिटर और सीख लेते हैं, फिर हमारा क्या हो जाएगा, लेटर खत्म हो जाएगा, बस 10-15 मिनट का और बचा है। क्या देखो, इस फॉर्मेट का लेटर हम एडिटर को लिखते हैं, कलेक्टर को, एसपी को, मिनिस्टर को किसी भी समस्या से अवगत करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप का लेटर लिखते हैं। लेटर टू एडिटर, संपादकीय पत्र। सेम ही है, सेंडर एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, रिसीवर एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है, मेन बॉडी बनानी है, योर्स फेथफुली, वो लिखना है, बस खत्म, सब कुछ तो सेम है। अच्छा इसमें ऐसे लिख देना, देखो टू द चीफ एडिटर, नेम ऑफ न्यूज़पेपर कुछ भी और प्लेस, है ना, टू द चीफ एडिटर, इस बात को याद रखना, टू द चीफ एडिटर, सॉरी टू तो कभी लिखना ही नहीं है, द चीफ एडिटर, द चीफ एडिटर, और न्यूज़पेपर का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया, ना हिंदू, कुछ भी लिखना, खत्म कर देना। अब देखो, सब्जेक्ट टू अबाउट, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग सैनिटरी प्रॉब्लम, रिगार्डिंग नॉइज पोल्यूशन, रिगार्डिंग माइनिंग वर्क, कुछ भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लिखना छोटा सा एकदम। फिर देखो, डियर सर या फिर सर या फिर मैडम, कुछ भी लिखना, सब चलेगा, बट DSM बड़ा होना चाहिए। आगे चलो देखो, मोस्ट ऑनरेरी, अब क्या लिखना, देखो थ्रू द कॉलम, है ना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके बहुत ही मतलब सम्माननीय, माननीय, बहुत ही फेमस एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के कॉलम से, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक या इशू ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी जो सवाल के अंदर जो भी टॉपिक दिया होगा उसके ऊपर, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन दिस टॉपिक, ऐसे है ना, सवाल से क्वेश्चन से लिख देना उसको आगे। Today, our regular life is gripped in lots of problems, troubles and tragics. यानी कि आज के दिनों में हमारी जिंदगी कैसी ग्रिप हो चुकी है, बंद हो चुकी है, मतलब ग्रिप में है किसके, प्रॉब्लम्स के। फिर टॉपिक का नाम लिख देना, यानी कि कुछ भी यहाँ लिख देना, सैनिटरी प्रॉब्लम, टेररिज्म, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलरिटी, कुछ भी लिख देना, इज वन ऑफ देम, कि ये वाली जो प्रॉब्लम है ये क्या है, कि इतनी सारी प्रॉब्लम में से एक है। आवर सोसाइटी हैज बिकम ए सीरियस विक्टिम, हमारी सोसाइटी एक बहुत ही गंभीर पीड़ित बन चुकी है, विक्टिम मतलब पीड़ित है बहुत उससे, ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के, यानी कि वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, नॉइज पोल्यूशन, सैनिटरी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, फंड की प्रॉब्लम, कुछ भी, है ना। ऐसे एक दो लाइन लिख दो टॉपिक के बारे में, एक दो लाइन टॉपिक के बारे में वहां चिपका देना अपनी, ठीक है, पॉइंट पॉइंट बना बनो के। और फिर देखो, सम इररेस्पॉन्सिबल पीपल आर द मेन कॉज ऑफ इट्स ग्रोइंग, ये प्रॉब्लम जो बढ़ रही है इसके पीछे कौन है, कुछ इररेस्पॉन्सिबल पीपल हैं, कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं। फिर देखो, दिस सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स एंड वर्स, अब ये लाइन आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, नॉइज पोल्यूशन के लिए भी, सैनिटरी के लिए भी हो, मतलब कुछ कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्या, दिस सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स एंड वर्स डे बाय डे, बट नो वन इज देयर हु कैन टेक एनी फेवरेबल स्टेप अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम, बट वहां कोई भी नहीं है जो इस प्रॉब्लम के लिए कोई ढंग का काम कर दे अगेंस्ट दी प्रॉब्लम या फिर इशू। और गवर्नमेंट शुड अप्लाई सम प्यूनिटिव रूल्स, प्यूनिटिव मतलब क्या होता है, दंड दंड देने वाले रूल्स अप्लाई करनी चाहिए सरकार को, along with strict policies against the offenders in order to bring this evil under control, यानी कि इस बुराई को अंडर कंट्रोल लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारा काम करना चाहिए, और वो बुराई कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन फिक्स है कि वेलफेयर किसका करना है, फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन पीपल, चिल्ड्रन, गर्ल्स, वुमेन, बस खत्म। आगे देखो, आई होप माई व्यूज, ये लाइन जरूर याद रखना किसी भी एडिटर वाले में, आई होप माई व्यूज विल बी एक्सेप्ट, माई व्यूज विल बी एक्सेप्टेड, थोड़ा गलत लिखा हुआ, आई होप माई व्यूज विल बी एक्सेप्टेड एंड पब्लिश्ड, है ना, या फिर ये तो थोड़ा ठीक नहीं है, एक्सेप्टेड एंड पब्लिश्ड, यानी कि मेरे व्यूज क्या किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे, और क्या किए जाएंगे, पब्लिश किए जाएंगे। बस एक और देख लो, देखो अनदर टाइप की, दूसरी टाइप की बॉडी देख लो क्या है ना, क्या पता ये आपको सिंपल लग जाए। सब्जेक्ट लिख देना है वही, देखो ऐसा नहीं है मैं सब्जेक्ट से लिख रहा हूँ तो ऊपर की चीजें नहीं लिखनी है, वो सेंडर से एड्रेस, डेट, रिसीवर से एड्रेस, सब्जेक्ट, ये तो चलेगा पूरा, फिक्स है, लिखना ही है। डियर सर, सर या फिर मैडम, DSM बड़ा रखना है। फिर देखो,
through the column of your esteemed daily newspaper, I would like to draw the kind attention of the concerned authorities as well as the public। यानी कि प्रशासन के साथ साथ लोगों का भी मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ कि यार प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई, आप लोग क्या कर रहे हो, है ना। टुवर्ड्स दी अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम, फिर मैटर क्या करना, थोड़ी बहुत लाइनें क्वेश्चन में से उठा के यहाँ चिपका देना। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू इफ यू पब्लिश दी अबव मेंशन्ड लाइंस इन योर न्यूज़पेपर, है ना। फिर वही थैंक यू योर्स फेथफुली साइन अपना नाम। देखो ये लाइनें आप याद कर लो थोड़ी बहुत ना। और देखो दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं कि आप ये लाइनें याद कर लो सिर्फ फिक्स है। आपको अगर इससे अच्छी लाइनें मिल चुकी है या आपके पास है, इससे अच्छा फॉर्मेशन है, इससे अच्छा फॉर्मेट है और इससे अच्छी मतलब चीजें हैं लिखने को, तो वो भी लिख सकते हो। कोई इसमें ऐसा नहीं कि यही लिखनी है आपको ना, कुछ भी लिखो बट अच्छा लिख के आना। फिर देखो, फिर वही एक एक बॉडी वर्ड सिखा देता हूँ। रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज ऑन अबाउट द राइजिंग प्राइस ऑफ डेली नेसेसिटीज। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उसके ऊपर आप ध्यान खींचना चाहते हो। थ्रू योर प्रेस्टिजियस एंड वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, आई एम रेगुलर रीडर ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम नीचे लिख दो, है ना। देखो कुल मिला के वो जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताए थे उनको अच्छे से जिंदगी भर के लिए याद कर लो, है ना। और जिंदगी भर तो क्या, सॉरी, जब तक एग्जाम हो आपका तब तक तो एकदम अच्छे से याद कर लो। इस वीडियो को अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट दोबारा से बनाना। मैंने कोमा की गलती की गुंजाइश भी आपके लिए नहीं छोड़ी है। अगली बार आपका एग्जाम होए तो उसमें आपके लेटर में नंबर नहीं कटने चाहिए, है ना। इतना अच्छा इतना सुंदर लेटर लिख के आना, बस देखते रह जाए लोग, है ना। और दूसरी बात देखो, ये मतलब इस वीडियो को आप लोग खूब देखो, बार बार देखो, और मैं तो कहूंगा ज्यादा लोगों को मत बताओ, है ना। क्योंकि देखो ज्यादा नहीं बताना चाहिए, कोई बात नहीं, जिसको पता है अपना देखता रहेगा, बाकी ज्यादा भला करने का कोई मतलब फायदा भी नहीं है लोगों का ना। आप क्या करो, अच्छे से सीखो, क्योंकि बहुत गजब के नंबर मिलेंगे आपको। थोड़ा सही से फॉलो कर लो, आपको कोई मतलब शिकायत की गुंजाइश नहीं बचेगी। एक एक पॉइंट को देखो, एक चीज को नोट करो। ये पीडीएफ आपको दे देंगे बट फिर भी मैं आपको कहूंगा आप अपने हाथ से नोट्स बनाओ। 10 पॉइंटों को अच्छे से याद करो, मैंने क्या क्या बोला, क्या कैपिटल रखना है, क्या स्मॉल रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फेथफुली लिखना है तो फेथफुली लिखना है, थैंक यू लिखना है तो थैंक यू लिखना है। अगली बार आपकी कॉपी में थैंकिंग यू लिखा हुआ नहीं मिलना चाहिए, थैंक्स लिखा हुआ नहीं मिलना चाहिए। योर्स का वाई कैपिटल होना चाहिए, फेथफुली का एफ छोटा होना चाहिए, थैंक का टी बड़ा होना चाहिए, यू का वाई छोटा होना चाहिए। यार ये गलतियां आपको किसी कीमत पे नहीं करनी है। डेट जैसे मैंने आपको लिखनी सिखाई है वैसे लिख के आनी है। आप फॉलो तो करो, आपको नंबर नहीं मिले तब मुझे कहना, है ना। आपको नंबर मिलेंगे 100%। लोगों को नहीं पता है कैसे लिखना है, आपको पता है ना। तो ठीक है जी, लेटर पूरा हो गया। अच्छे से प्रैक्टिस करो, खूब सारे नंबर आएंगे आपके। गिनती की 10 लाइनें 12 लाइनें याद कर लो, पीछा छूट जाएगा। फटाफट वो चिपका देना, वहां थोड़ा मैटर क्वेश्चन से लिख देना, 2-4 पॉइंट खुद बना देना, नीचे की लाइनें भी आपको बताइए चिपका देना। योर्स फेथफुली वाला आपको सब बता रखा है, वहां चिपका देना। आपका लेटर हो गया कंप्लीट। 3 से 4 मिनट में लिख दोगे, लोग सोचेंगे ना जितनी देर में उतनी देर में आप लेटर लिख दोगे। लोग जब तक ये डिसाइड करेंगे कि लेटर लिखे या रिपोर्ट लिखे या फिर लेटर लिखे या ना लिखे, लेटर अब लिखे या बाद में लिखे, तब तक तो आप लेटर लिख दोगे। 3 मिनट लगेंगे आपको। फटाफट करना क्या है, सेंटर से एड्रेस ऊपर लिखा है सवाल में, मिल गया लिख दो, नहीं मिला कोई बात नहीं, छोड़ो, ABCXYZ एग्जामिनेशन ऑन लिखो। फिर डेट फटाफट लिखो। रिसीवर एड्रेस लिखा है, मिल गया आपको, फटाफट चिपकाओ। सब्जेक्ट मैंने आपको पहले कहा बहुत छोटा सा लिखना है आपको। फिर सैल्यूटेशन सर या मैडम, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, डियर सर डियर मैडम कुछ भी लिखो। फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऐसे टुवर्ड्स द अबव मेंशन सब्जेक्ट करके। हु आर यू, आई एम द रेजिडेंट ऑफ दिस सिटी, ये वो दिस कॉलोनी, है ना, ऐसे कुछ भी। या फिर न्यूज़पेपर तो आई एम द रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, ऐसे कुछ भी लिख दो। माय नेम इज ये, है ना, माय नेम इज XYZ, माय नेम इज ABC। फिर प्रॉब्लम के 6 पॉइंट, फिर वही वही सेम लाइन, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, है ना। वो योर्स फेथफुली खत्म, बस। कितना टाइम लगेगा सोचो ना, बहुत कम टाइम लगेगा। तो ठीक है जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखो, सॉरी, ये देखो, अब ये रिपलाइट का अपना कोर्स है। इसमें क्या देखो, ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए 3000 का, न्यू के लिए 5000 का है। और इसमें बहुत सारी चीजें, टेस्ट सीरीज है, कलम है, VIP है, टारगेट 120 है, डिटेल सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन है ना। तो ये आपके लिए बहुत फायदे की चीज है। वो जो रेडीमेड आंसर इसमें आपको मिलेंगे, आप उनको याद करना, है ना। आंसर फॉर्मेट देखो, किसी भी बात ये है कि देखो कि मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप 50 क्वेश्चन रेडीमेड तैयार कर लो, हो गया आपका सब्जेक्ट कंप्लीट। नंबर नहीं कटेंगे अब आपके, है ना। जैसे मान लो पबेड है, पबेड के ऊपर 10-10 नंबर के
20 क्वेश्चन याद कर लो, 5-5 नंबर के 20 क्वेश्चन याद कर लो। अब 21वां क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपसे, वो आप उन 20 में से कुछ ना कुछ जोड़-तोड़ के वहाँ लिख दोगे और आपको नंबर मिलेंगे, है ना? इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, तरीके से। तो देखो, ये रिपा लाइट आप कोर्स जॉइन करो, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। उसको सही से फॉलो करो, आपके बहुत नंबर बढ़ेंगे। इवन ये जो टारगेट 120 को भी आप अच्छे से फॉलो कर लो ना, मैं कह रहा हूँ आपके 15 से 20 नंबर बढ़ जाएँगे इससे ही, है ना? अब देखो दूसरा, आप लोग कैसे जॉइन करना है? आप जाना कनेक्ट सिविल के टेलीग्राम चैनल पे जाना और वहाँ पे क्या करना है, लेट्स कनेक्ट इट पे सर को मैसेज कर देना। बस, इतना करते हैं यार, थोड़ा बहुत आप भी कर दिया करो। अरे यार, ये थोड़ा चल नहीं रहा सही से। हाँ, अब देखो, रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान की, मैं तो कह रहा हूँ हर किसी इंसान की, जानवर की, कोई भी है उस दुनिया में, सबकी क्या करनी होती है, इज्जत करनी होती है। बिना वजह किसी बैठे हुए कुत्ते के भी अपने को पत्थर नहीं मारना है ना? बिना वजह कुछ नहीं करना है किसी का, सबका रिस्पेक्ट करना है। खूब एक्सरसाइज किया करो, एटलीस्ट 3 टाइम से वीक। और क्या क्या करो, ईट हेल्दी वन से चीट मील, मतलब हेल्दी खाना खाया करो, कभी कभार थोड़ा बहुत चीट मील कर सकते हो। घर वालों से बात जरूर किया करो यार, कहीं डिप्रेशन डिप्रेशन में नहीं चले जाना है अपने को किसी भी कीमत पे, है ना? अच्छे से तैयारी करो। नहीं हो रही है तो भी बताओ कि यार सर पढ़ा नहीं जा रहा है, ये है वो है, उसका भी कोई सॉल्यूशन करेंगे। घर पे जरूर बात किया करो, है ना? और देखो, ट्विटर ये तो जो कि अब एक्स हो गया चिड़िया, तो इसको इस पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। और क्या करो, वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक भी कर सकते हो। अपने डाउट वाउट कमेंट वमेंट में डाल दिया करो, पढ़ते रहते हैं, देख लेंगे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और क्या करो, स्क्रीनशॉट ऐसा शेयर कर दिया करो, कहीं भी क्या क्या करो, चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दो, कहीं भी स्टेटस पे लगा दिया करो। आप लोग आरएस की तैयारी करते हो यार, आप लोगों के फ्रेंड भी वही है, कहीं भी लगाओगे 10 लोग देखेंगे, है ना? तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। और देखो, क्या आपको पीडीएफ लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्रीनशॉट को वो वहां से लेके क्या करना है, आपको लेट्स कनेक्ट इट पे भेज देना। कनेक्ट सिविल्स के चैनल पे क्या करना है, लेट्स कनेक्ट इट पे सेंड कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना? जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।